मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नॉवल का नाम वेपन मास्टर है। अध्याय 301 से 310। टकराना टकराना। लोहार की दुकान में तेज आवाज गूंजती रही। धातु के ब्लॉक पर इनकी जेड क्रिस्टल आयरन लोहे की छड़ जो स्याही की तरह काली थी, तांग हुआन की बाईं हथेली पर जलती हुई लौ के नीचे पहले से ही गहरे लाल रंग में बदल गई थी। तांग हुआन ने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और एक लोहे के हथौड़े की तरह, जिसमें बहुत अधिक शक्ति थी, नीचे गिरा दिया। हर बार जब उसकी मुट्ठी लोहे की छड़ के संपर्क में आती तो असली क्यूई, जो आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति के साथ मिलकर ढहते हुए बांध की तरह दहाड़ती और अंदर के लंबे काले जेड क्रिस्टल लोहे में रिस जाती। तांग हुआन कई अलग अलग प्रकार के लौह अयस्कों के संपर्क में आया था, जैसे कि काला गहरा लोहा, हेमेटाइट, अग्नि लोहा आदि। जब पारगम्यता की बात आई तो निश्चित रूप से सबसे अच्छा अविनाशी स्वर्ण था। आखिरकार ये एक प्रकार का लौह अयस्क था जिसका उपयोग दिव्य आयुध बनाने के लिए किया जा सकता था, और दूसरा सबसे अच्छा वर्तमान इनकी जेड क्रिस्टल आयरन था। कुछ दिन पहले हाउलिंग फर्मामेंट वुल्फकिन के तानाशाह ब्लेड को तांग हुआन ने पिघला दिया था और दो भागों में विभाजित कर दिया था। बड़ा वाला तांग हुआन इसका उपयोग रेनबो स्प्लिटिंग सेबर जैसी लंबी ब्लेड बनाने के लिए करने के लिए तैयार था, और छोटा वाला उसे उसने दिया था जो उसकी तलवार बनाने के लिए पर्याप्त था। जो लोग लोहारी को नहीं समझते वे सोचते होंगे कि लौह अयस्क की पारगम्यता जितनी अच्छी होगी उसे बनाना उतना ही आसान होगा। इसके अलावा फोजिंग की कठिनाई लौह अयस्क की गुणवत्ता के अनुपात में थी। उदाहरण के लिए इस ब्लैक जेड क्रिस्टल आयरन को बनाते समय व्यक्ति को कम से कम उच्च स्तर का हथियार परिशोधक होना चाहिए था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लौह अयस्क की गुणवत्ता जितनी अच्छी होती थी वह आग के प्रति उतना ही अधिक प्रतिरोधी होता था। यदि ये काला गहरा लोहा होता जिसके संपर्क में तांग हुआन इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद आया था तो यह एक पल में पिघल जाता। हालांकि इस इंक जेड क्रिस्टल आयरन से परिष्कृत किए गए तानाशाह ब्लेड को इस्तेमाल करने में तांग हुआन को लगभग 4 घंटे लगे, और यहाँ तक कि निर्वाण पवित्र अग्नि के लिए भी इतना समय लगा, सामान्य सच्ची अग्नि की तो बात ही छोड़िए। सौभाग्य से तांग हुआन पहले से ही इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थी। समय एक शटल की तरह उड़ गया और वह बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। अनजाने में ही दोपहर हो गई थी। लंबा इंक जेड क्रिस्टल आयरन अंततः एक चिकनी तलवार के ब्लेड में बदल गया और तांग हुआन ने प्लेट पर अपनी जरूरत के सभी रत्न रख दिए। केवल वे हथियार जो 3 रत्नों को एक साथ मिलाते हैं उच्च स्तरीय हथियार माने जा सकते हैं। तांग हुआन ने अपनी तलवार के लिए जो 3 रत्न तैयार किए थे वे थे उच्च श्रेणी का जल गुण रत्न, महासागर वायु पत्थर, उच्च श्रेणी का लकड़ी गुण रत्न, पाइन वेव स्टोन, और अग्नि गुण रत्न, फूल अग्नि पत्थर। 5 तत्वों में से जल से लकड़ी और लकड़ी से अग्नि उत्पन्न हुई। अग्नि विशेषता वाले हथियार को बनाने के लिए अग्नि विशेषता वाले रत्न के पूरक के रूप में जल विशेषता वाले रत्न और लकड़ी विशेषता वाले रत्न का उपयोग करना होगा। इन 3 उच्च श्रेणी के रत्नों में से महासागर वायु पत्थर और पाइन वेव स्टोन को दुर्लभ नहीं माना जाता था, लेकिन उनमें से प्रत्येक का मूल्य 2 लाख से अधिक सोने के सिक्कों से अधिक था, जिन्हें तांग परिवार द्वारा भेजे गए उच्च श्रेणी के रत्नों के ढेर से चुना गया था। जहां तक उस चकमक पत्थर की बात है, भले ही इसकी तुलना आकाश लकड़ी के पत्थर से नहीं की जा सकती थी, जिसे प्राप्त करने के लिए तांग हुआन ने बहुत प्रयास किया था, फिर भी ये काफी दुर्लभ था और ऐसी चीज नहीं थी जिसे केवल विचार करके खरीदा जा सके। बूढ़े आदमी ने फोजिन गॉड गुफा में केवल 2 चकमक पत्थर छोड़े थे, उसने अब तक उनका ही उपयोग किया था। अपने पेट की गड़गड़ाहट को भरने और अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करने के लिए सच्ची अग्नि आत्मा झरने के पानी के कुछ घूंट पीने के बाद तांग हुआन एक बार फिर लोहे की मेज के सामने खड़ा हो गया। जियो बुदियन और छोटी लड़की धातु के ब्लॉक के पीछे खड़े होकर तांग हुआन को ध्यान से देख रहे थे, मानो उन्होंने देखा हो कि स्थिति खराब थी और वे तुरंत वहां से भागना चाहते थे। तांग हुआन ने हल्की सी आह भरी और अपने हाथों से तलवार के टुकड़ों को पकड़ लिया। दानटियन के अंदर 9 यांग दिव्य भट्टी और आत्मा की गोली दोनों तेज गति से घूमने लगी, और अगले ही पल एक धधकती हुई ज्वाला प्रकट हुई। यह उसकी हथेलियों से उठकर तलवार के टुकड़ों को पूरी तरह ढकने लगा। आग की लपटें उठने लगी और गर्मी बढ़ने लगी। जियाओ बुदियन के सुनहरे सींग से बहुत अधिक प्रकाश निकल रहा था और एक ताजगी भरी अनुभूति फैल रही थी जो उसे और छोटी लड़की दोनों को घेरे हुए थी। लेकिन कुछ ही देर बाद तांग हुआन के जानबूझकर नियंत्रण में लपटों की गर्मी धीरे धीरे गायब हो गई और लगभग बिल्कुल भी नहीं बुझी। हथियार परिशोधक के लिए
केवल स्पिरिट गोली को संघनित करके और स्टेज 7 मार्शल मास्टर तक आगे बढ़कर ही गर्मी को संघनित किया जा सकेगा और लौ की गर्मी को अधिकतम तक बढ़ाया जा सकेगा। चाहे वह रत्नों का शोधन, ढलाई या प्रगलन हो, उनकी गति बहुत बढ़ जाएगी। लगातार जलती लिपटों के नीचे काली तलवार के टुकड़ों ने एक बार फिर अपना गहरा लाल रंग प्रकट किया और ये बिना किसी अशुद्धता के सुंदर जैड के टुकड़े की तरह अधिक से अधिक स्पष्ट हो गया। थोड़ी देर बाद तांग हुआन ने अपने बाएं हाथ से तलवार के टुकड़े को पकड़ लिया। चीनी मिट्टी की प्लेट के ऊपर चिपचिपा समुद्री तैरते पत्थर का घोल उसकी दाहिनी हथेली पर गिरा और तुरंत ही आग की लिपटों में घिर गया। रत्न के घोल में प्रचंड गर्मी लगातार रिस रही थी। कुछ ही देर बाद चमकीली लाल लपटों के बीच गहरे नीले रंग का तरल उबलने लगा। यह समय के बारे में है। तांग हुआन के मन के निर्देशों के बीच एक सेकंड में दाहिनी तर्जनी ने पहले ही तलवार के टुकड़ों की ओर इशारा कर दिया था और इतनी तेजी से खींचना शुरू कर दिया था कि उसे नंगी आंखों से देख पाना मुश्किल था। उसकी उंगली की हरकत के साथ आग में लिपटा नीले घोल का गोला अलग होकर एक धागे में बदल गया और तर्जनी उंगली के साथ तलवार के टुकड़ों में समा गया। ची सूक्ष्म ध्वनियां बिना अंत के जारी रहीं, मूठ से नोक तक, आगे से पीछे तक। 10 सांसों के छोटे अंतराल में तांग हुआन की दाहिनी तर्जनी अचानक फड़क उठी और उसकी हथेली में मौजूद गहरे नीले रंग के समुद्री वायु पत्थर का तरल अचानक खत्म हो गया। तलवार के टुकड़ों के स्थान पर एक गहरे नीले रंग का आत्मा मानचित्र पहले से ही प्रकट हो चुका था, मानो वह तलवार के टुकड़ों के भीतर से उभरने वाला हो। लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के तांग हुआन ने एक बार फिर सोंगताओ स्टोन समाधान को पकड़ लिया। ची कुछ ही देर बाद रेशम जैसी पतली हल्की आवाज एक बार फिर गूंजी। तांग हुआन की दाहिनी तर्जनी उंगली एक बार फिर तलवार के टुकड़ों के ऊपर तेजी से घूम गई। पन्ना हरे रत्न का घोल भी उसकी उंगली के चित्र के साथ तलवार के टुकड़ों में विलीन हो गया। बहुत जल्दी ही उंगली के झटके से स्पिरिट मैप का एक बिल्कुल नया सेट जीवित प्राणी में बदल गया। दोनों रंग आपस में मिल गए और आग की लपटों की रोशनी में वह चमकने लगा। तांग हुआन ने सोचा कि महासागर वायु पत्थर और सोंगताओ पत्थर के साथ आत्मा मानचित्र का चित्रण पर्याप्त था और सबसे महत्वपूर्ण धधकते पत्थर। तांग हुआन की नज़र तलवार के टुकड़ों के बीच पर पड़ी। वहां एक अखरोट के आकार का चक्र था। वृत्त में कुल 2 नीली और हरी परतें थीं। भीतरी परत हरे रंग की थी और इसे सोंगताओ स्टोन घोल का उपयोग करके बनाया गया था। बाहरी परत नीली थी और चित्र में स्वाभाविक रूप से सी एयर स्टोन घोल का उपयोग किया गया था। ये छोटा सा घेरा वह स्थान था जिसे तांग हुआन ने चकमक पत्थर के लिए तैयार किया था। जब वह सोच रहा था, उसने फूलदान से बना घोल पकड़ लिया। तांग हुआन के नियंत्रण में उसके दाहिने हाथ में ज्वाला एक चमत्कारी पैटर्न के अनुसार हिलने लगी, जैसे कोई खुशपरी नाच रही हो। ज्वाला के भीतर चकमक पत्थर का घोल दृढ़ता से प्रभावित हुआ और लट्टू की तरह घूमने लगा। इसकी गति धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक क्षण के बाद लाल रत्न का तरल पदार्थ तांग हुआन के हाथ में एक तेज सुई में बदल गया। ये समय के बारे में है। तांग हुआन ने थोड़ा सोचा, जबकि उसका दाहिना हाथ धीरे धीरे तलवार के टुकड़ों की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही शंकु के आकार का घोल वृत्त को छूता है, आग की लिपटों के प्रभाव में वह एक ड्रिल बिट की तरह अत्यंत तीव्र गति से वृत्त में छेद कर देता है। उसकी दाहिनी हथेली और तलवार के टुकड़ों के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही थी और बहुत जल्दी ही उसकी हथेली तलवार के टुकड़ों पर दब गई। कुछ ही देर बाद तांग हुआन ने अचानक अपनी दाहिनी हथेली उठाई और उसकी हथेली में रत्न द्रव्य की गेंद पूरी तरह से गायब हो गई, जबकि तलवार के टुकड़ों के ऊपर का छोटा घेरा पहले से ही ज्वलंत लाल द्रव से भर गया था। इसके अलावा ज्वलंत लाल तरल पहले से ही तलवार के टुकड़ों में पूरी तरह से समा चुका था, जैसे कि माणिक्य जड़ा हो। अगले ही क्षण तांग हुआन की दाहिनी हथेली पर और भी अधिक तीव्र लपटें उठी और बिजली की गति से तलवार की धार पर बार बार फैलने लगीं। तांग हुआन की बाईं हथेली पर लपटें एक ही समय में एकत्रित हो गईं, लेकिन उसके शरीर में जोरदार असली क्यूई पहले से ही अपनी सीमा तक सक्रिय हो गई थी और लगातार दहाड़ते हुए तलवार के शरीर को तूफानी लहरों की तरह भेद रही थी। वास्तविक क्यूई और आध्यात्मिक अग्नि के एक साथ हमलों के तहत 3 रत्नों के प्रभाव धीरे धीरे तलवार के टुकड़ों के साथ विलीन होने लगे। अनजाने में ही उस वृत्त को केंद्र मानकर अग्नि सी लाल आभा धीरे धीरे बाहर की ओर फैल गई। लगभग 1 घंटे के बाद इसने तलवार के पूरे हिस्से को ढक लिया। यह समय है। तांग हुआन की दाहिनी हथेली पर लगी लपटें अचानक गायब हो गईं और तलवार के टुकड़ों ने बगल में स्थित विशाल बैरल में खुद को डालने में संकोच नहीं किया। बैरल में तड़के वाला तरल पदार्थ था जिसे तांग हुआन ने बहुत समय पहले तैयार किया था। सिजल, पानी की सतह से धुआं उठने लगा। उसके बाद कान फाड़ देने वाली चीख की आवाज आई। तांग हुआन की आंखें बिना झपकाए पानी में पड़ी तलवारों को घूर रही थीं। डेंटियन के अंदर नौ यांग दिव्य भट्टी और आत्मा की गोली अभी भी तेज गति से घूम रही थीं,
और स्वर्गीय नोट आत्मा नियंत्रण तकनीक का भी उसी समय उपयोग किया जा रहा था। आत्मा से आने वाली चमत्कारी तरंगें और अधिक प्रबल होती गईं तथा तलवारों के ढेरों पर एकत्रित होने लगीं। कुछ ही देर में तांग हुआन की आत्मा से उत्पन्न हुई चूसने की शक्ति चुपचाप तलवार के टुकड़ों में फैल गई। उस समय तलवार की ब्लेड एक दिव्य मेगाफोन की तरह थी, केवल यह अपनी आवाज से नहीं बल्कि चूसने की शक्ति से फैल रही थी। बहुत ही कम समय में चूसने की शक्ति अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। ये चूसने की शक्ति केवल आत्मा पर ही केंद्रित थी। बाल्टी में रखे शमन द्रव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन रक्त आंखों वाले अग्नि भेड़िए की आत्मा, जो कि कुछ ही दूरी पर थी, पहले से ही थोड़ा सा हिलना डुलना शुरू हो गई थी। कुछ ही देर बाद आत्मा की गेंद तैरती हुई तांग हुआन के सामने आकर रुक गई। तांग हुआन के नियंत्रण में, हालांकि ये तुरंत उस बड़े बैरल में प्रवेश नहीं कर सका जो तड़के वाले तरल से भरा हुआ था। ऊर्जा में उतार चढ़ाव अधिक से अधिक तीव्र हो गया। बाल्टी के अंदर तलवारों के टुकड़ों का रंग पहले से ही साफ था। तलवार की गहरी लाल मूठ और शरीर चमकदार नीली और हरी रोशनियों की तुलना में जैड की तरह अधिक चमकदार प्रतीत हो रहे थे। समय आ गया है। सफलता या असफलता एक ही झटके में तय हो जाएगी। तांग हुआन ने अपनी आंखें मूंद ली और अपना बायां हाथ ऊपर उठा लिया, जिससे तलवार के टुकड़े अचानक ऊपर उठ गए। जैसे ही तलवार का टुकड़ा शमन तरल छोड़ने वाला था, तांग हुआन ने अचानक रक्त नेत्र अग्नि भेड़िया की आत्मा को पकड़ लिया और उसे अग्नि पुष्प पत्थर के घोल के साथ घेरे में तलवार की ओर फेंक दिया। शाम हो चुकी थी और डूबता हुआ सूरज खून की तरह लाल था। लोहार की दुकान के आसपास महान तांग साम्राज्य के सैनिक 3 या 5 के समूहों में इकट्ठे होकर खाना खा रहे थे। आओ! लोहार की दुकान से धरती को हिला देने वाले भेड़िए की धीमी सी चीख निकलती हुई सुनाई दे रही थी, जो सीधे हर किसी की आत्मा की गहराई में उतर रही थी। इस समय सभी महान तांग साम्राज्य योद्धा दंग रह गए। उन्होंने सहजता से अपने कटोरे और चॉपस्टिक नीचे रख दिए और लोहार की दुकान की ओर देखने लगे। क्या मैं गलत हूँ? लगता है अंदर कोई भेड़िया रो रहा है। क्या चल रहा है? क्या मैंने भी भेड़िए की आवाज सुनी? क्या तुम्हें पता चल गया? ये ध्वनि ब्लड आइड फायर वुल्फ की ध्वनि से बहुत मिलती जुलती है, जिसे हमने पिछले महीने कैद किया था। क्या रक्त प्यूपल अग्नि भेड़िया पहले ही मर नहीं गया है? मैंने इसे खुद ही दफना दिया। अजीब है, अजीब है। लोहार खाने के चारों ओर महान तांग साम्राज्य के कई योद्धा निराशा से एक दूसरे को देख रहे थे। आज लोहार की दुकान दोपहर 1 बजे खुली थी और तांग हुआन खाना खाने के लिए बाहर आया था। भोजन समाप्त करने के बाद तांग हुआन पुनः लोहार खाने में प्रवेश कर गया। जहां तक छोटी लड़की का सवाल है, उसने जल्दी से लोहार की दुकान बंद कर दी, जिससे प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे लोग उदास हो गए। सभी को लगा कि तांग हुआन ने पहले ही हार मान ली है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस समय लोहार की दुकान से एक भेड़िया रोने की आवाज आई, और ऐसा लग रहा था कि रोने की आवाज दफन रक्त आंखों वाले आग भेड़िए द्वारा बनाई गई थी। यह कितनी अजीब बात है। लोहार की दुकान के प्रवेश द्वार पर तांग जियोनग ने अपने माथे पर थपकी दी और उलझन में बुदबुदाया, भाई तांग हुआन क्या कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि मृत रक्त आंखों वाला अग्नि भेड़िया, जो आधे महीने से मृत था, अंततः जीवित हो गया था और तांग हुआन भाइयों की लोहार की दुकान में घुस गया था? एक बार जब यह विचार मन में आया तो तांग जियोनग को लगा कि ये कुछ हद तक अकल्पनीय है। हालांकि इसके अलावा वह किसी अन्य संभावना के बारे में सोचने में असमर्थ था। हा। जैसे ही तांग शियोंग और अन्य महान तांग साम्राज्य के अधिकारी भ्रमित हुए, लोहार की दुकान के अंदर से जोरदार हंसी की आवाज आई। ये तांग हुआन की आवाज थी। भले ही वे एक लोहार की दुकान से अलग थे, फिर भी हर कोई तांग हुआन की आवाज में खुशी और उत्साह को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इस समय पहले से ही हैरान भीड़ और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गई। अंदर क्या चल रहा है? मास्टर तांग हुआन बहुत खुश लग रहे हैं। मास्टर तांग हुआन लगातार 5 बार असफल हुए। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार वह सफल हो गया हो? यह संभव है। मुझे आश्चर्य है कि मास्टर तांग हुआन ने इस समयावधि के दौरान गुप्त रूप से कौन सा हथियार बनाया होगा। हालांकि एक उच्च स्तरीय हथियार जो मास्टर तांग हुआन को उत्तेजित कर सकता था, निश्चित रूप से एक साधारण हथियार नहीं था। हालांकि अभी अभी भेड़िए की चीख का मास्टर तांग हुआन के हथियार बनाने से क्या संबंध है? लॉर्ड 1000 जनरल्स, आप अंदर जाकर क्यों नहीं देखते? हर कोई एक दूसरे से कानाफूसी कर रहा था। यहां तक कि कुछ लोगों ने तांग जियोंग से आग्रह किया कि वह स्थिति की जांच करने के लिए कोई बहाना ढूंढे। यद्यपि तांग जियोनग भावुक हो गया था, लेकिन अंत में उसने अपने आवेग को दबा दिया। तांग हुआन ने चुपचाप छोटी लड़की को हथियार बनाने की अनुमति दे दी। जाहिर है वह नहीं चाहता था कि अन्य लोग उसके हथियार बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानें।
इन परिस्थितियों में यदि वह फिर भी आक्रमण करता है तो उसे तांग हुआन का भरोसा अपने ऊपर लेना होगा। चरमराहट। जैसा कि सभी अनुमान लगा रहे थे, लोहार की दुकान का दरवाजा खुल गया। तांग हुआन ने अपने हाथ में एक गहरे लाल रंग की तलवार पकड़ी हुई थी और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वह बाहर चला गया। हालांकि वह अभी भी 10 मीटर से अधिक दूर था, फिर भी वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। बड़े भाई, तलवार को देखो। जिस क्षण उसने बोलना समाप्त किया, तलवार एक गहरे लाल रंग की बहती रोशनी में बदल गई जो तांग जियोंग की ओर बढ़ी। ठीक है। तांग जियोंग ने उछलकर तलवार पकड़ ली। एक ही नज़र में तांग जियोंग की घंटी जैसी आंखों ने एक अतुलनीय लुभावनी अभिव्यक्ति प्रकट की। वह अपनी प्रशंसा से खुद को रोक नहीं सका। अच्छी तलवार। तलवार लगभग 1 मीटर लंबी और 1 इंच चौड़ी थी। तलवार पर 3 अलग अलग रंग की रोशनियां लगी हुई थीं, जिससे लोग चकाचौंध हो रहे थे। हालांकि तांग जियोंग ने तलवार की चमकदार चमक की प्रशंसा नहीं की, बल्कि तलवार से निकलने वाली अत्यंत मजबूत आत्मा की प्रशंसा की। मूठ से लेकर नोक तक तलवार का स्वरूप साधारण था। हालांकि जब तलवार तांग जियोंग के हाथ में आई तो वह तलवार के भीतर से एक अत्यंत मजबूत आध्यात्मिकता महसूस कर सका। ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथ में लौह अयस्क या कीमती पत्थरों से बना कोई हथियार नहीं, बल्कि कोई जीवित आत्मा की वस्तु थी। जब से उसने साधना शुरू की थी, तब से तांग जियोंग ने अनगिनत हथियार चलाए थे। हालांकि ये पहली बार था जब उसे ऐसा हथियार मिला था। अगले ही क्षण तांग जियोंग ने असली क्यूई को सक्रिय किया और उसे तलवार में भर दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी आंखें गोल हो गईं। लंबी तलवार बिना किसी परिवर्तन के चमकती रही, लेकिन उसकी असली क्यूई समुद्र में प्रवेश करने वाले मिट्टी के बैल की तरह थी। इसने तलवार के भीतर कोई लहर नहीं पैदा की। यह कैसे संभव है? तांग जियोंग को लगा कि यह कुछ हद तक अकल्पनीय था। भले ही यह एक घटिया दर्जे का साधारण हथियार था, असली क्यूई के सक्रियण के तहत यह अभी भी अपनी तीक्ष्णता प्रकट करेगा, लेकिन यह तलवार एक कूड़े के टुकड़े की तरह थी जो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। तांग जियोंग अब इसे और अधिक देर तक रोक पाने में असमर्थ था। एक क्षण में असली क्यूई की एक और बड़ी लहर उग्र लहरों की तरह तलवार में घुस गई। हालांकि तलवार हमेशा की तरह शांत रही। यहां तक कि यदि हथियार की विशेषताएं व्यक्ति की अपनी साधना तकनीक से मेल नहीं खाती, तो भी ऐसे शक्तिशाली वास्तविक क्यूई द्वारा सक्रिय होने पर फिर भी कुछ हलचल होगी। हालांकि तांग जियोंग की हथेली में इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। आसपास के तांग राजवंश के योद्धाओं ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और वे एक दूसरे की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सके। उनकी आंखों में अदम्य संदेह था। तांग जियोंग ने कुछ और बार कोशिश की, लेकिन उसकी तलवार में अभी भी कोई बदलाव नहीं दिखा। क्या बकवास है? तांग हुआन ने अविश्वास से तांग हुआन की ओर देखा जो पहले से ही उसके सामने चल रहा था, और पूछा, भाई तांग हुआन, आपने कौन सी तलवार बनाई है? यह इतनी अजीब है। यहां तक कहकर तांग जियोंग ने गहरे लाल रंग की तलवार उसके हाथ में वापस कर दी। बज़। तांग हुआन ने तलवार पकड़ ली, और जब असली क्यूई तलवार में प्रवेश किया तो वह थोड़ा कांप उठा और एक अत्यंत हर्षित चीख निकाली। तलवार के ऊपर समुद्र की लहरों की तरह एक गहरे नीले रंग की चमक तेजी से उठने लगी। उसके बाद एक चमकदार हरा प्रकाश दिखाई दिया, और फिर नीले और हरे रंग से घिरे लाल गोले से करोड़ों चमकदार लाल रोशनी फूट पड़ी। लगभग एक ही पल में भयानक गर्मी ने तलवार के हर हिस्से को ढक लिया था। जैसे जैसे वास्तविक क्यूई को डाला जाता रहा, वह ऊष्मा तरंग सभी दिशाओं में फैल गई और वास्तव में एक पदार्थ में परिवर्तित हो गई जो ऊष्मा तरंग में बदल गई। गर्म लहर के प्रभाव से आसपास के स्थान से चटकने की आवाजें निकलने लगी, जिससे नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली छोटी छोटी लहरें पैदा होने लगी, जिससे दिल कांपने लगा। निम्न साधना वाले अधिकारियों की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि तांग शियोंग जैसे 7वें चरण के मार्शल मास्टर भी अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गए थे और तांग हुआन से थोड़ी दूरी पर रहने लगे थे। इस समय उनकी आंखों में आश्चर्य और भी अधिक बढ़ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तांग जियोंग ने तलवार को सक्रिय करने के लिए वास्तविक क्यूई का उपयोग कैसे किया, ये गतिहीन था। हालांकि जैसे ही ये तांग हुआन के हाथों में आया, इसने तुरंत ऐसी भयानक शक्ति प्रदर्शित की। लानत है, भाई तांग हुआन, आपकी तलवार एक आत्मा स्वामी बन गई है। मुझे मत बताओ कि एक बार जाली होने के बाद यह आपको अपने स्वामी के रूप में पहचान लेगी। तांग जियोंग काफी देर तक उसे शून्य भाव से देखता रहा, फिर अंततः उसे होश आया। बिल्कुल नहीं, तांग हुआन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। हालांकि तांग जियोंग ने इसे सही ढंग से नहीं कहा, लेकिन यह उससे बहुत दूर नहीं था। एक आत्मा आसंजन हथियार एक आत्मा हथियार के साथ एक मास्टर को पहचानने में सक्षम होने के समान नहीं होगा, लेकिन अभी ये स्वीकार करने में असमर्थ था। ये शोधन की एक नई विधि है जिसे मैंने विकसित किया है। एक हथियार का उपयोग केवल मेरी अपनी वास्तविक क्यूई के साथ किया जा सकता है। किसी अन्य मार्शल योद्धा की वास्तविक क्यूई को सक्रिय नहीं किया जा सकता है। यानी
अन्य मार्शल योद्धाओं के हाथों में ये तलवार कचरे से ज्यादा अलग नहीं है। तांग जियोंग को बहुत आश्चर्य हुआ। तांग हुआन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, यह सही है। कई दिनों तक प्रयास करने और भारी मात्रा में रत्न और अयस्क होने के बाद अंततः वह सफल हो गया। इस तलवार की कलाकृति आत्मा पहले ही उसकी आत्मा के साथ पूरी तरह से विलीन हो चुकी थी। ये कहा जा सकता है कि जब तक वह जीवित रहेगा, इन आत्माओं के बीच का संबंध कभी खत्म नहीं होगा। बेशक, अगर वह मर गया, तो ये तलवार एक बार फिर मालिकहीन हो जाएगी। तांग हुआन की बातें सुनकर तांग जियोंग और आसपास के अधिकारी अवाक रह गए। वह लगातार 5 दिनों तक प्रतिदिन एक बार असफल हुआ। यद्यपि नष्ट हुई सामग्री की मात्रा सामान्य फोजिंग के दौरान नष्ट हुई सामग्री की मात्रा की तुलना में काफी अधिक थी, लेकिन जब नई शोधन तकनीकों के साथ प्रयोग करने की बात आई तो ये मात्रा दयनीय रूप से कम थी। ऐसी कौन सी नई शोधन तकनीक है जो हजारों सामग्रियों से निर्मित नहीं हुई? पिछले कुछ दिनों में तांग हुआन ने जो उच्च स्तरीय रत्न खोए थे, वे अधिकतम कुछ दर्जन थे, जिनका उल्लेख करना उचित नहीं है। भाई तांग हुआन, हथियार बनाने की यह विधि जो आपने विकसित की है, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप केवल अपने लिए ही हथियार बना सकते हैं? तांग जियोंग ने अचानक कहा। अभी के लिए, ये सच है। तांग हुआन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, भविष्य में, मैं अध्ययन करना जारी रखूंगा और देखूंगा कि मैं अन्य मार्शल योद्धाओं के लिए अपना खुद का विशेष हथियार कैसे बना सकता हूं। भाई तांग हुआन वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जिसके पास ऐसी गहन शक्ति है जो 1000 वर्षों में भी शायद ही देखने को मिलती है। कलाकृतियों को गढ़ने का ऐसा अजीब तरीका हमने पहले कभी नहीं देखा या सुना है। भविष्य में, यदि शोधन की इस पद्धति को फैलाया जा सके, तो इस प्रकार के हथियार के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत कम हो जाएगी। हर साल मरने वाले या घायल होने वाले मार्शल योद्धाओं की संख्या लाखों की तो बात ही छोड़िए, निश्चित रूप से उनकी संख्या लाखों में होगी। विश्व के सभी योद्धाओं के लाभ के लिए यह एक महान पुण्य है। कोट: बड़े भाई, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। तांग हुआन थोड़ा सा शर्मा गया। इस प्रकार की आत्मा आसंजन तकनीक प्राचीन काल से अस्तित्व में थी, ये केवल ऐसी चीज थी जो लुप्त हो गई थी। लेकिन वह अभी भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता था, इसलिए तांग हुआन केवल उस पर ही दोष लगा सकता था। हालांकि, एक बात पर तांग हुआन को यकीन था कि आत्मा आसंजन की यह विधि सार्वभौमिक रूप से बहुत चौंकाने वाली थी, और निश्चित रूप से सरल नहीं थी। इस दुनिया में, अधर्मी लोगों की कभी कमी नहीं होगी, और एक बार यह व्यापक रूप से ज्ञात हो जाने पर, निश्चित रूप से एक मार्शल योद्धा की आत्मा के साथ हथियार बनाने वाले हथियार रिफाइन होंगे। आखिरकार, वहां बहुत कम शक्तिशाली जानवर थे, और शक्तिशाली मार्शल योद्धा हर जगह देखे जा सकते थे। उस समय, मार्शल योद्धाओं के लिए फायदेमंद होने की बात तो दूर, ये भी अच्छा होगा यदि उसे मार्शल योद्धाओं से डांटना पड़े। थोड़ी देर तक बाहर रहने के बाद, तांग हुआन ने तांग शियों को लोहार की दुकान में आमंत्रित किया और धीमी आवाज में कहा, बड़े भाई, मैं इतने लंबे समय तक फ्यूरियस वेव्स सिटी में इसलिए रहा, ताकि इस तरह की शोधन तकनीक पर शोध कर सकूं। अभी, मैं लगभग सफल हो चुका हूं, मैं कल हेवनली फोर्जिंग सिटी जाने की योजना बना रहा हूं। भाई तांग हुआन, क्या आप लुओशेन शहर जाने की योजना नहीं बना रहे हैं? तांग जियोंग ने उसे शून्य भाव से देखा। भाई, मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं साधना करने के लिए दिव्य शस्त्र मंडप के आत्मा स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूं। तांग हुआन ने क्षमा प्रार्थी स्वर में कहा। यह न केवल उसके स्वामी का निर्देश था, बल्कि यह उसकी अपनी योजना भी थी। जितना अधिक वह सच्ची अग्नि आत्मा झरने का सेवन करेगा, उतना ही कम प्रभाव स्पष्ट होगा। यदि उन्होंने स्टेज 7 मार्शल मास्टर तक आगे बढ़ने के बाद ही इसका सेवन शुरू किया होता, तो उनका अनुमान था कि वे बहुत ही कम समय में मार्शल लॉर्ड स्तर 8 तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। हालांकि, स्पिरिट स्प्रिंग वाटर ने पहले ही उन्हें स्टेज 5 मार्शल मास्टर से स्टेज 7 मार्शल मास्टर तक आगे बढ़ने में मदद की थी। स्पिरिट स्प्रिंग वाटर की मदद से मार्शल लॉर्ड तक पहुंचने की उसकी संभावना बेहद कम थी। इसलिए, चाहे कुछ भी हो, उसे प्रयास तो करना ही था। ठीक है, चूंकि भाई हेवनली फोर्जिंग सिटी जाना चाहता है, तो बिग ब्रदर तुम्हें वहां जाने में मदद करेगा। हालांकि, अगर भविष्य में आप फ्री हों तो आपको गॉड डाउन सिटी जरूर जाना चाहिए। हालांकि तांग जियोंग निराश था, लेकिन वह जल्द ही फिर से खुश हो गया। उसने तांग हुआन के कंधों पर जोर से थपथपाया और मुस्कुराया। धन्यवाद, बड़े भाई, मैं अवश्य ही गॉड डाउन सिटी जाऊंगा। हाँ, यह अच्छा है। अगली सुबह, जब आकाश में रोशनी होने लगी थी, 2 बख्तरबंद सैनिकों ने गाड़ी को लोहार की दुकान से बाहर निकालकर फ्यूरियस वेव्स सिटी में पहुंचा दिया। फ्यूरियस वेव्स सिटी के नागरिकों के लिए इस तरह की स्थिति पहले से ही बहुत आम थी। जब से तांग शियोंग ने शहर के उत्तर में लोहार की दुकान के बाहर 1000 जनरलों की बटालियन का नेतृत्व किया था, तब से हर सुबह सैनिक विभिन्न वस्तुओं की खरीद के लिए शहर में प्रवेश करते थे। उनमें से कुछ 1 या 2 थे, कुछ 3 या 5 थे। लगभग 2 घंटे बाद, दोनों सैनिक गाड़ी को वापस लोहार की दुकान पर ले गए।
उस दिन के बाद से लोहार की दुकान बंद होने लगी। क्षेत्र की रखवाली कर रहे कई सैनिक पहले से ही इसके अभ्यस्त थे, लेकिन तांग हुआन द्वारा सफलतापूर्वक तैयार किए गए हथियार ने सभी को उत्साहित कर दिया था। इस प्रकार का हथियार जो केवल मार्शल योद्धाओं के लिए ही था, वास्तव में चमत्कारी था। यदि तांग हुआन दूसरों के लिए विशिष्ट हथियार बना सकता है और यहाँ तक कि अपने शोधन कौशल का उपयोग कर सकता है, तो वह निश्चित रूप से प्राचीन ताई यिन की तरह होगा, जो युगों से प्रसिद्ध है और भविष्य की पीढ़ियों में अनगिनत हथियार शोधकों द्वारा पूजे जाने वाले ग्रैंड मास्टर बन जाएगा। प्राचीन काल से लेकर अब तक अनगिनत हथियार शोधन महागुरु हुए हैं, लेकिन इतिहास में बहुत कम ही अपना नाम छोड़ पाए हैं। भीड़ के अनुसार लोहार की दुकान को कसकर बंद करने का मतलब था कि तांग हुआन निश्चित रूप से उस पद्धति का अध्ययन जारी रखे हुए था। हर कोई इसका इंतजार भी कर रहा था। हालांकि जब वे इसकी आशा कर रहे थे, तो वे कल शाम को सुनी गई भेड़िए की चीख को लेकर भी बेहद उत्सुक थे। हालांकि सभी ने इसका पता लगाने की कितनी भी कोशिश की, उन्हें कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं मिल सका। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने विशेष रूप से रक्तनेत्र अग्नि भेड़िया के दफन स्थल को खोदा था। भेड़िए की लाश स्वाभाविक रूप से वहां पड़ी थी, जिससे हर कोई हैरान था। समय उड़ गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। उग्र लहरों वाले शहर के भीतर एक शांत प्रांगण से अचानक एक धीमी और गहरी आवाज सुनाई दी। बोलने वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो हरे रंग का लबादा पहने हुए था। उसका चेहरा दुबला पतला और चेहरे पर उदासी थी। मैं पहले ही वहां की स्थिति का अंदाजा लगा चुका हूं। चू फैन के अलावा 1000 जनरल शिविर से 10 अन्य चरण 7 मार्शल मास्टर हैं। इसके अलावा वह पहले ही सफल हो चुका है और अभी भी अपने अंतिम सुधार करने में लगा हुआ है। एक बार जब वह समाप्त कर लेगा, तो बहुत संभावना है कि वह बाहर निकल जाएगा और या तो मूल महाद्वीप, या पतित देव शहर, या स्वर्गीय फोजिंग शहर में चला जाएगा। कोट: यदि तांग हुआन मूल महाद्वीप की ओर बढ़े, तो स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर होंगे। यदि वह फॉलिंग गॉड सिटी जा रहा है, तो सही समय ढूंढना बहुत आसान होगा, लेकिन यदि वह हेवनली फोजिंग सिटी जा रहा है, तो यह मुश्किल होगा। हेवनली फोजिंग सिटी फ्यूरियस वेव्स सिटी से केवल 1000 मील दूर है। न केवल तांग जियोन की 1000 जनरलों की बटालियन उसे अनुरक्षण करेगी, बल्कि दिव्य हथियार मंडप के एल्डर शेन गुवान भी संभवतः गुप्त रूप से उसका पीछा करेंगे और उसे निश्चित रूप से कोई कदम उठाने का मौका नहीं मिलेगा। कोट: एक बार जब हम स्वर्गीय फोजिंग शहर में प्रवेश कर जाएंगे, तो ऐसा करने का मौका ढूंढना और भी कठिन हो जाएगा, इसलिए हमें उसके फ्यूरियस वेव्स सिटी छोड़ने से पहले ही अपना कदम उठाना होगा। आज रात सबसे अच्छा अवसर है। मुझे अभी खबर मिली है कि आज रात स्टार ओशन कॉमर्स द्वारा मूल महाद्वीप से फ्यूरियस वेव्स सिटी में एक सेंट ग्रेड रत्न भेजा जाएगा। दिव्य हथियार मंडप के महान कबीले के बुजुर्ग निश्चित रूप से इसका आनंद लेने आएंगे। आप क्या करने जा रहे हैं? बैंगनी वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के सामने भी एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। वह काले कपड़े पहने हुए था, उसके चेहरे पर लकड़ी जैसा भाव था और वह बिल्कुल साधारण दिख रहा था। ये बहुत सरल है। स्टेज 7 के मार्शल मास्टर्स की एक बड़ी संख्या ने तुरंत लोहार की दुकान पर हमला किया और 2 तीरंदाजों ने अपना कदम उठाने के अवसर की प्रतीक्षा की। बैंगनी वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हंसते हुए और दांत पीसते हुए कहा, पिछली बार केवल एक तीरंदाज था, युलिंग, और वह अपने साथ केवल 3 भूत जादुई तीर लाया था। अब 2 तीरंदाज हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास 5 स्पेक्टर मैजिक एरो हैं। मैं देखना चाहता हूं, इस बार तांग हुआन अपनी जान की रक्षा कैसे करेगा। कोट: कोट. अनजाने में ही रात का अंधेरा भीतर के उग्र लहरों वाले शहर को अपने घेरे में ले चुका था। शहर के उत्तर में लोहार खाने के बाहर तंबू में तांग जियोनग ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में लिए सुनहरे भाले को सहलाया। उसकी हरकतें अत्यंत सावधान और कोमल थीं, मानो उसे डर हो कि उसकी खुरदरी हथेली उसके हथियार को खरोंच देगी। जब से उसे ये हथियार मिला था, वह इसे ध्यान से देखने के लिए दिन में कई बार इसी तरह से पकड़ता था। ये भाला एक उच्च श्रेणी का हथियार था जिसे तांग हुआन ने कुछ दिन पहले उसके लिए बनाया था। चाहे उसका रंग या आकार कुछ भी हो, वह बिल्कुल उस भाले जैसा ही था जिसे उसने पहले बनाया था। लेकिन शक्ति के मामले में लगभग एक पूरे स्तर का अंतर था। पहले उसका भाला केवल उच्च श्रेणी के हथियारों में औसत माना जा सकता था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि तांग हुआन द्वारा गढ़ा गया भाला निश्चित रूप से एक साधारण स्वर्गीय श्रेणी के हथियार के बराबर होगा। दुर्भाग्यवश जल्दबाजी के कारण वह सर्वोत्तम सामग्री नहीं ढूंढ पाए, अन्यथा उसका हथियार और भी बेहतर होता। भाई तांग हुआन शायद तांग शियों के मुंह के कोने सिकुड़ गए, लेकिन फिर उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने अपना लंबा भाला पकड़ा और गोली चला दी। 2-3 कदम चलकर वह तंबू से बाहर निकल गया। इस समय 20 घोड़े बिजली की गति से उसकी ओर दौड़ रहे थे। सामान्य
प्रभु हजार जनरलों कोट। आसपास के सैनिक भी घबरा गए। पलक झपकते ही दर्जनों लोग तांगशियों के शरीर के चारों ओर इकट्ठा हो गए, जबकि बाकी सैनिक लोहार की दुकान के आसपास पहरा दे रहे थे। दादा दादा घोड़ों की टापें विपरीत दिशा में जोर से टकराईं और क्षण भर में वे लोग आगे बढ़ गए। जनरल तांग जियोन कौन है? नेता औसत कद का था और उसका चेहरा आग की रोशनी से चमक रहा था, जिससे ये स्पष्ट था कि वह लगभग 30 वर्ष का था। उसकी नाक टेढ़ी थी और उसकी आंखें चील की तरह तेज थीं। मैं हूं, तांग जियोंग चिल्लाया। जनरल तांग शियोंग, महामहिम ने आदेश दिया है कि आप कल मास्टर तांग हुआन को वापस राजधानी ले जाएं, और अब मैं अनुरोध करता हूं कि जनरल अस्थायी रूप से पीछे हट जाएं, मुझे मास्टर तांग हुआन के साथ चर्चा करने के लिए कुछ मामले हैं। बाज जैसी नाक वाले आदमी ने भयंकर चीख मारी, लेकिन उसका घोड़ा जरा भी धीमा नहीं हुआ। पलक झपकते ही वह लोगों के समूह को अपने पीछे ले आया और तांग जियोंग और अन्य लोगों को पीछे छोड़ते हुए एक बवंडर की तरह सीधे लोहार की दुकान की ओर भागा। जनरल, इसमें एक चाल है। ये तो बुरा हुआ। ये देखकर सभी महान तांग साम्राज्य के योद्धा चौंक गए। वे सभी क्रोधित हो गए। वे लगातार चिल्लाए। उसी समय उन्होंने अपने शरीर में वास्तविक क्यूई को सक्रिय किया और अपने हथियारों को चरम पर सक्रिय कर दिया। लेकिन जैसे ही वे उस पर झपटने वाले थे, तांग शियोंग ने अपने हाथ बड़े गर्व से हिलाए। रुको, उन्हें मास्टर तांग हुआन से मिलने दो। प्रभु हजार जनरलों सामान्य। जब आसपास के लोगों ने तांग जियोनग की बातें सुनी, तो वे सभी दंग रह गए। वे यहाँ इसलिए इंतजार कर रहे थे ताकि कोई लोहार की दुकान में सेंध न लगा सके। फिर भी तांग जियोनग ने वास्तव में अज्ञात लोगों के इस समूह को घुसने की अनुमति दी। न केवल यह समझना कठिन था, बल्कि जो लोग लोहारखाने के आसपास थे और जिन्होंने इस हंगामे को देखा था, वे भी बेहद आश्चर्यचकित थे। तांग जियोंग ने हंसते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में उपहास और व्यंग्य झलक रहा था। लोहार की दुकान के सामने हुकनाक वाले आदमी ने महसूस किया कि स्थिति थोड़ी अजीब थी, लेकिन इस समय उसके पास और सोचने का समय नहीं था। उसने काठी से लटकते लंबे ब्लेड को हटा दिया और एक तेज लहर के साथ कचा उसके सामने का दरवाजा टुकड़ों में बिखर गया। सुंदर घोड़ा सीधे लोहार की दुकान में घुस गया, लेकिन वह पहले ही उछलकर जमीन पर आ गया था। हाथ में एक लंबा ब्लेड लेकर वह बिजली की गति से आंगन में वापस आया। उसके पीछे खड़े 19 लोग भी आश्चर्यजनक गति से उतरकर उसके पीछे चल पड़े। हालांकि कुछ ही सांसों के अंतराल में पूरे कमरे की तलाशी लेने वाले लोगों का पूरा समूह दंग रह गया। यद्यपि लोहार की दुकान का अंदरूनी भाग उज्ज्वल प्रकाश से भरा था, फिर भी वह पूरी तरह खाली थी। मनुष्य तो दूर, वहां किसी भूत की छाया भी नहीं थी। पीछे हटना। लोहार की दुकान के सामने से ठहाकेदार हंसी की आवाज आई और उसके बाद जो चीज उसके कानों में पड़ी, वह थी घोड़ों के मरने से पहले की चीखें। बाज जैसी नाक वाले आदमी का चेहरा और भी बदसूरत हो गया और वह दांत पीसते हुए धीमी आवाज में गुर्राया। जनरल, वे बाहर आ गए। लोहार की दुकान के सामने खड़े एक युवक ने जल्दी से कहा। भाइयों, उन्हें मत रोको, उन्हें जाने दो। तांग जियोंग जोर से हंसा। उसके आसपास की जमीन पहले से ही घोड़ों की लाशों से अटी पड़ी थी। हवा खून की गंध से भरी हुई थी। समूह द्वारा सवार सभी घोड़ों का वध कर दिया गया था। तांग जियोनग की बातें सुनकर जो सैनिक उसे रोकना चाहते थे, वे और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। वे लोग स्पष्टतः तांग हुआन की हत्या करने की कोशिश कर रहे थे। सभी ने पहले सोचा था कि तांग जियोंग ने कछुए को जार में घुसने के बाद उसे पकड़ना चाहा था। आखिरकार तांग हुआन की ताकत के चलते वे लोग उसे कुछ ही देर में नहीं मार पाएंगे। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उन लोगों के लोहार की दुकान में घुसने के बाद तांग जियोनग हमला करने का आदेश नहीं देगा। अब जबकि वे लोग बाहर आ गए थे और तांग शियोंग वास्तव में उन्हें जाने देना चाहता था, तो क्या लॉर्ड थाउजेंड जनरल्स उलझन में थे। जब उन्होंने 20 लोगों को भागते देखा तो सभी लोग चिंतित और क्रोधित होकर लोहार की दुकान के सामने एकत्र हो गए। उनमें से कई के चेहरों पर असंतोष के भाव थे। आपको क्या लगता है यह आदमी इतनी जल्दी बाहर क्यों आया? तांग जियोंग को कोई आपत्ति नहीं हुई और वह जोर से हंस पड़ा। क्यों? सभी लोग चौंक गए, लेकिन वे अत्यंत संदिग्ध भी थे। वे लोग कुछ ही देर बाद दीवार फांदकर अंदर घुस आए। अंदर से लड़ाई की कोई आवाज नहीं आ रही थी। इतने कम समय में 8वें चरण का मार्शल लॉर्ड भी संभवतः तांग हुआन को मारने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि भाई तांग हुआन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तांग शियोंग ने हंसते हुए कहा। उस हथियार को बनाने के दूसरे दिन की सुबह भाई तांग हुआन पहले ही फ्यूरियस वेव्स सिटी को छोड़कर हेवनली फोर्जिंग सिटी की ओर जा चुके थे। जब उसने ये कहा तो आसपास के सभी लोग अचंभित रह गए और अविश्वास से एक दूसरे को देखने लगे। ये कैसे हो सकता है? लॉर्ड थाउजेंड जनरल्स, पिछले कुछ दिनों से आप प्रतिदिन बहुत सारा भोजन भेज रहे हैं, एक बख्तरबंद आदमी ने कहा। सारा खाना इस जनरल ने खा लिया है।
तांग जियोनग ने अपने पेट को थपथपाया और आत्मसंतुष्टता से मुस्कुराया। हर रात अंदर एक रोशनी होती है, एक अन्य युवक चिल्लाया। वहां की रोशनी कभी नहीं बुझी। जब ये जनरल भोजन देने गया तो मैंने उसमें थोड़ा दीपक का तेल भी डाल दिया। तांग जियोनग और भी अधिक आत्मसंतुष्ट होकर हंसा। यहाँ कुछ और दिन रुकने का उद्देश्य मूल रूप से तांग परिवार के भाइयों की सुरक्षा करना था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनके जैसे मूर्खों का एक समूह वास्तव में इस जनरल के लिए हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा। हाँ, ये जनरल ही था जिसने इस शानदार योजना का फैसला किया था। भाइयों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तांग हुआन भाइयों ने जो कहा उसके अनुसार यह मिंग शियू या किसी प्रकार का ट्रेसल या किसी प्रकार का गुप्त परिवहन है। अरे, चाहे कुछ भी हो, हर कोई बस इतना जानता है कि भाई तांग हुआन अब लगभग स्वर्गीय फोजिंग सिटी में है। सभी लोग इतने दिनों से सतर्क हैं, बस रात को अच्छी नींद लेने के लिए। कोट, वे सभी लोग स्टेज 7 के मार्शल मास्टर हैं। हमें उनके खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। उनके विरुद्ध लड़ने वाली चीजों को दिव्य अस्त्र मंडप के विशेषज्ञों पर छोड़ दें। कोट कोट डॉट 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 कोट। सभी लोग एक दूसरे को निराशा से देखने लगे। जब उन्होंने तांग जियोनग का आत्मसंतुष्ट रूप देखा तो वे और भी अवाक रह गए। इस तरह की योजना बहुत आम थी, ठीक है। सैनिकों की हंसी के बीच अंततः हत्या का एक तमाशा समाप्त हो गया। हालांकि अगले दिन की सुबह तांग हुआन पर हत्या के प्रयास की खबर फिर भी फ्यूरियस वेव्स सिटी में तेजी से फैल गई, क्योंकि फ्यूरियस वेव्स सिटी के पश्चिमी हिस्से में एल्डर म्यूकुई और अन्य लोगों ने स्टेज 7 मार्शल मास्टर के हत्यारों को रोक दिया था। उनमें से कुछ को मारने के बाद जब बाकी लोगों ने देखा कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उन सभी ने बिना किसी हिचकिचाहट के आत्महत्या कर ली। ये केवल इस समय था कि असंख्य मार्शल योद्धाओं को अचानक एहसास हुआ कि आमतौर पर शांत दिव्य हथियार मंडप वास्तव में 8वें चरण के कई मार्शल लॉर्ड्स को छुपा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि शहर के पश्चिम में लड़ाई के दौरान तीरंदाज भी मौजूद थे। बेशक वे तीरंदाज केवल उनके ठिकाने का पता लगाने में सक्षम थे, लेकिन उन्होंने कभी भी म्यूकुई और अन्य पर तीर नहीं चलाया था। यद्यपि 20 स्टेज 7 मार्शल मास्टर लगातार मारे जा रहे थे, फिर भी उन्होंने मदद नहीं की। इस वजह से म्यूकुई और बाकी लोगों ने तुरंत अनुमान लगाया कि इस हत्या की शुरुआत एकांत रात्रि दिव्य महल द्वारा की गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एकांत रात्रि दिव्य महल में एक नियम था कि भूत जादुई तीर का उपयोग केवल उन लक्ष्यों पर किया जा सकता था जो हत्या के लिए तैयार थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस चीज की शोधन प्रक्रिया अत्यंत जटिल थी और हर बार एक चीज गायब हो जाती थी। हालांकि दर्शकों के लिए सबसे दिलचस्प बात हत्यारों की पहचान नहीं थी, बल्कि तांग हुआन की गतिविधियां थीं। 20 हत्यारों का मुख्य उद्देश्य, जिन्होंने खुद को महान तांग साम्राज्य के सैनिकों के रूप में प्रच्छन्न किया और लोहार की दुकान में घुस गए, अराजकता पैदा करना और एकांत रात्रि दिव्य महल के तीरंदाजों के लिए एक उपयुक्त अवसर बनाना था। यह अफसोस की बात थी कि वे भागने में सफल नहीं हुए, क्योंकि तांग हुआन पहले ही किसी समय फ्यूरियस वेव्स सिटी छोड़ चुका था। जैसा कि फ्यूरियस वेव्स सिटी में हर कोई अनुमान लगा रहा था, एक घोड़ा गाड़ी स्वर्गीय फोजिंग सिटी के सामने आ पहुंची, जो फ्यूरियस वेव्स सिटी से 500 किलोमीटर पश्चिम में थी। ग्लोरी कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा शहर कोई और नहीं बल्कि हेवनली फोजिंग सिटी था। ये शहर एक विशाल मैदान पर स्थित था और शहर के सबसे निकट की पर्वत श्रृंखला 10 ली से अधिक दूर थी। पर्वत श्रृंखला ने अर्धवृत्ताकार चाप का निर्माण किया, जो स्वर्गीय फोजिंग शहर के उत्तर, पश्चिम और दक्षिण की ओर से घिरा हुआ था। स्वर्गीय फोजिंग शहर की दीवारें ऊंची नहीं थीं, ये केवल कुछ मीटर ऊंची थी और इसकी तुलना नवनिर्मित ड्रैगन स्प्रिंग टाउन से भी नहीं की जा सकती थी। हालांकि शहर को ग्लोरी होली सिटी की उपाधि न केवल इसलिए मिली क्योंकि यह ग्लोरी साम्राज्य की राजधानी थी, बल्कि इसकी विरासत के कारण भी। ऐसा कहा जाता है कि हेवनली फोजिंग सिटी ग्लोरी कॉन्टिनेंट के इतिहास में सबसे प्राचीन शहर था। उदाहरण के लिए, फ्यूरियस वेव्स सिटी में तांग परिवार, गु परिवार और लू परिवार, जो सैकड़ों वर्षों से अस्तित्व में थे, एक विशाल कबीला माना जा सकता था। स्वर्गीय फोजिंग शहर में कम से कम 10 बड़े परिवार थे जिनका इतिहास हजारों वर्षों पुराना था। इससे इस स्वर्गीय गढ़ते शहर की गहरी जड़ें देखी जा सकती हैं। स्वर्गीय फोजिंग शहर बहुत जीवंत है। गाड़ी की गति पहले ही धीमी हो चुकी थी। पर्दा उठने के बाद एक छोटी लड़की, जो देखने में ऐसी लग रही थी जैसे उसे जेड पत्थर से तराश कर बनाया गया हो, सीधे खिड़की की सीट पर लेट गई और बाहर कूद गई। उसने तुरंत ही राहगीरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जिससे आगे गाड़ी चला रहा अधेड़ व्यक्ति चौंक गया और उसने तुरंत लगाम खींच ली। चाचा, चलो यहीं रुकें, हम स्वयं शहर में प्रवेश करेंगे। गाड़ी से एक असहाय आवाज आई। ठीक है, अधेड़ उम्र के आदमी ने लगाम हिलाकर गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। कुछ देर बाद काले कपड़े पहने एक युवक गाड़ी से बाहर आया। वह लंबा और दुबला पतला था, उसका चेहरा और चेहरे की विशेषताएं सुंदर थीं।
उसकी खुली त्वचा में भी उसकी त्वचा के समान चमक थी। म्यान स्याही की तरह काली थी, लेकिन तलवार की मूठ पर गहरे लाल रंग की चमक थी। उसके कंधे पर ऐसा लग रहा था जैसे वह एक लंबा भाला और भालानुमा हथियार लिए हुए है। पूरा हथियार एक काले कपड़े में लिपटा हुआ था, जिससे प्रकाश छिप रहा था। P.S. आज मेरे स्ट्रिंग चिल्ड्रन शूज का जन्मदिन है। जन्मदिन की शुभकामनाएं। इसके अतिरिक्त पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम के परिणामों को पुस्तक मंडल के शीर्ष पर पिन किया गया है। हर कोई इसे देख सकता है। बड़े भाई, हेवनली फोर्जिंग सिटी में बहुत सारे लोग हैं। वह जल्दी से युवक की पीठ पर चढ़ गया और अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। उसकी बड़ी, चमकदार, काली आंखें घूम गईं और उसका चेहरा नवीनता के भाव से भर गया। ये स्वर्गीय फोर्जिंग शहर का पूर्वी भाग था, एक बड़ी सड़क जो सीधे शहर के द्वार तक जाती थी। ये 100 मीटर चौड़ा था और विशाल हरे पत्थर की पट्टियों से पूरी तरह समतल बना हुआ था। इस समय मुख्य सड़क पैदल यात्रियों की लगातार भीड़ से भरी हुई थी। चल दर। काले कपड़े पहने युवक ने हंसते हुए कार चला रहे अधेड़ व्यक्ति की ओर हाथ हिलाया। लड़की को अपनी पीठ पर उठाकर वह लोगों के समूह के साथ प्रसिद्ध पवित्र शहर में चला गया। काले वस्त्र पहने युवक का नाम तांग हुआन था और छोटी लड़की स्वाभाविक रूप से फ्लेमिंग फीनिक्स किंग थी। जब उसने तांग शियोंग से कहा कि वह स्वर्गीय फोर्जिंग शहर जाना चाहता है, तो तांग हुआन मूल रूप से तांग शियोंग से लोहार की दुकान पर अपने आदमियों के साथ कुछ और दिन रुकने के लिए कहना चाहता था, इसलिए वह छोटी लड़की को ले आया और शियाओ बुदियन के साथ एक गुप्त यात्रा पर चला गया। आखिरकार तीनों साम्राज्य और स्वर्गीय फोर्जिंग शहर इस बात पर सहमत हुए थे कि तीनों सेनाओं को कोई बहाना नहीं अपनाना चाहिए और स्वर्गीय फोर्जिंग शहर के 500 किलोमीटर के दायरे में ही रहना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि तांग हुआन कुछ कह पाता, तांग जियोनग के दिमाग में भी यही विचार आया। दूसरे दिन तांग हुआन 1000 जनरलों के शिविर की मालगाड़ी पर सवार होकर चुपचाप लोहारखाने से निकल गया। तांग जियोनग के एक विश्वसनीय सहयोगी, जो एकांत स्थान पर उसका इंतजार कर रहा था, के साथ अपना कवच बदलने के बाद वह पहले से तैयार एक घोड़ागाड़ी पर सवार होकर शहर के पश्चिमी हिस्से से निकल गया। इस गाड़ी पर एक जादुई तंत्र स्थापित था। दानवसार पत्थरों के सहारे एक दिन में कई 100 मील की यात्रा करना कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि तांग हुआन जानता था कि उसके लोहार की दुकान छोड़ने की खबर इतनी जल्दी लीक नहीं होगी, इसलिए वह बाहर निकलने की जल्दी में नहीं था। ये दूरी मात्र 1000 ली से अधिक थी, लेकिन वह छठे दिन की सुबह ही पहुंची। गणना करने पर पता चला कि तांग हुआन ने इस सड़क पर कुल मिलाकर 5 दिन से अधिक समय बिताया था। स्वर्गीय गढ़ते शहर में सड़कें आड़ी तिरछी थीं और लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। पहली नज़र में वहां हर तरह की खूबसूरत इमारतें थीं। फ्यूरियस वेव्स सिटी में 5 या 6 मंजिल ऊंची इमारतें बहुत दुर्लभ थीं, लेकिन हेवनली फोर्जिंग सिटी में ये सर्वत्र थीं। इस दुनिया में मनुष्यों के दृष्टिकोण से कुछ मिलियन लोगों वाला यह स्वर्गीय फोर्जिंग शहर वास्तव में दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति कहा जा सकता है। लेकिन तांग हुआन के लिए, जिसने अपने पिछले जीवन में अनगिनत ऊंची इमारतें और आधुनिक शहरों की कतारें देखी थीं, स्वर्गीय फोर्जिंग सिटी सिर्फ औसत दर्जे की थी। एकमात्र चीज जिसने उनकी रुचि जगाई, वह थी स्वर्गीय फोर्जिंग शहर के भीतर विभिन्न प्राचीन शैली की इमारतें। ये स्पष्ट था कि ये पहली बार था जब छोटी लड़की ने इतना शोरगुल वाला और बड़ा शहर देखा था। रास्ते में छोटी लड़की इधर उधर देखती रही, चिल्लाती रही, जिससे जियाओ बुदियन, जो उसकी छाती के सामने छिपा हुआ था, बेहद उत्साहित महसूस कर रहा था। दुर्भाग्य से इस तरह के माहौल में उसके लिए खुद को दिखाना निश्चित रूप से सुविधाजनक नहीं होगा, इसलिए उसने उत्सुकता से अपने 2 छोटे पंजों से तांग हुआन की छाती को खरोंच दिया। तांग हुआन ने जियाओ बुदियन को थपथपाया और उसे शांत किया। सड़कों पर कई मार्शल योद्धा थे और उनमें मार्शल लॉर्ड या 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड भी हो सकते थे। तांग हुआन की समझ के अनुसार ग्लोरी सेक्रेड टेम्पल स्वर्गीय फोर्जिंग शहर के केंद्र में स्थित था और दिव्य हथियार मंडप मुख्यालय स्वर्गीय फोर्जिंग शहर के उत्तरी भाग में स्थित था। सामान्यतया सभी नव पदोन्नत उच्च स्तरीय हथियार परिशोधक अपनी पहचान बैच प्राप्त करने के बाद दिव्य हथियार मंडप मुख्यालय की यात्रा करेंगे। उनका मुख्य लक्ष्य दिव्य हथियार मंडप के उपकरण विधि पवित्र महल में प्रवेश करना था। यहां तक कि उनके पास गौरवशाली पवित्र सम्राट महामहिम का एक हस्तलिखित पत्र भी था। कहा जाता है कि यह उस समय महामहिम द्वारा उनकी बीमारी से पहले व्यक्तिगत रूप से दिव्य शस्त्र मंडप को दिया गया था। महामहिम माउंटेन रिवर ने अपने जीवन में पहले भी कई दिव्य शस्त्रों का निर्माण किया था। तांग हुआन ने अनुमान लगाया कि यह बहुत संभव है कि वहां दिव्य आयुध बनाने के उनके अनुभव के अभिलेख मौजूद हों। तांग हुआन इस बात से काफी प्रभावित हुआ। उन्होंने पहले रहने के लिए जगह ढूंढने और फिर दिव्य शस्त्र मंडप देखने की योजना बनाई। जहां तक ग्लोरी सेक्रेड टेम्पल का सवाल है, तांग हुआन ने अभी जाने की योजना नहीं बनाई थी। वह ग्लोरी सेक्रेड टेम्पल की स्थिति के बारे में भी स्पष्ट नहीं था और लापरवाही से उसकी ओर दौड़ पड़ा, जरूरी नहीं कि उसे देखा भी हो।
यहाँ तक कि अनावश्यक परेशानी उत्पन्न होने की भी संभावना थी। यह अफसोस की बात थी कि उसने लू चेन को लंबे समय से नहीं देखा था, अन्यथा वह उसे ढूंढ सकता था और स्थिति की जांच कर सकता था। जब वह ये सोच रहा था, तांग हुआन पहले ही शहर के उत्तरी हिस्से की ओर जा चुका था। ग्लोरी सेक्रेड टेम्पल की गहराई में एक छोटा सा जंगल था जो सैकड़ों मीटर चौड़ा था। एक विशाल प्राचीन वृक्ष की आड़ में एक छोटी सी पहाड़ी धुंधली सी दिखाई दे रही थी। ये पहाड़ी 100 मीटर से अधिक ऊंची थी और इस पर रेत या वनस्पति नहीं थी। पूरा पर्वत एक विशाल, सुंदर जेड जैसा था। वह बर्फ की तरह सफेद और एकदम साफ था। एक सौम्य चमक निकली, मानो वह जेड टीले के चारों ओर एक धुंधले सफेद गोल आवरण में संघनित हो गई हो, जिसने जमीन पर सभी पत्तियों को अलग थलग कर दिया हो। इससे यह अत्यंत चमकदार और चमकीला दिखाई देने लगा। पहाड़ के सामने एक गोलाकार मेहराबदार गुफा का प्रवेश द्वार धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। एक धुंधली सफेद आभा बादलों और धुंध की तरह हिंसक रूप से घूम रही थी, जिसने गुफा के प्रवेश द्वार को पूरी तरह से बंद कर दिया था और किसी को भी ये देखने से रोक दिया था कि अंदर क्या है। गुफा के बाहर एक व्यक्ति जमीन पर पैर मोड़कर बैठा था। वह एक बूढ़ी औरत थी जिसके सिर पर सफेद बाल और सफेद फर था। एक आकृति जंगल से होकर तेजी से आई और क्षण भर में जेड पहाड़ी के सामने आ पहुंची। वह हरे रंग का लबादा पहने एक को बड़ा बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं। वह कोई और नहीं बल्कि लू चेन था। बूढ़ी औरत, वह जवान औरत कहाँ है? लू चेन ने अपने कदम रोक दिए, उसकी नज़र गुफा के प्रवेश द्वार पर टिकी थी। मिस स्वाभाविक रूप से खेती कर रही है। बूढ़े आदमी, तुम उस बच्चे के पीछे महल तक क्यों नहीं गए? बूढ़ी औरत ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन वह पहले से ही उदास थी। वह बदमाश स्वर्गीय फोजिंग शहर में आया था। लू चेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपको यंग मिस को इस मामले के बारे में बताना होगा। आप नहीं कर सकते। मिस का प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण क्षण पर है और आपकी सफलता निकट है। आपको किसी भी चीज से परेशान नहीं होना चाहिए। यदि आप यह अवसर चूक गए तो संभव है कि निकट भविष्य में आपको ऐसा अच्छा अवसर दोबारा न मिले। बूढ़ी महिला और भी अधिक भौचक्की हो गई, लेकिन उसने बिना सोचे समझे अपना सिर हिला दिया और फिर उत्सुकता से पूछा, उस बदमाश को पहले ही स्टेज 5 मार्शल मास्टर के पद पर पदोन्नत किया जा चुका है ना? वह इस समय यहाँ क्यों है? चरण 5 मार्शल मास्टर। बूढ़ी औरत, तुम इतने समय तक कहाँ थीं? ये सुनकर लू चेन अपनी हंसी रोक नहीं सका। आपका क्या मतलब है? बूढ़ी औरत दंग रह गई। वह लड़का बहुत समय पहले स्टेज 7 का मार्शल मास्टर और उच्च श्रेणी का हथियार परिशोधक था। लू चेन हंसा। क्या? स्टेज 7 मार्शल मास्टर? बूढ़ी औरत डर से पीली पड़ गई और अपनी उंगलियों से हिसाब लगाने लगी। अभी तो सिर्फ आधा साल ही बीता है और वह पहले ही स्टेज 7 मार्शल मास्टर तक पहुंच चुका है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो क्या वह जल्द ही युवा खिलाड़ी से आगे नहीं निकल जाएंगे? मैं जा रहा हूं। उस युवा लड़की को यह मत बताना कि मैं वापस आ गया हूं। लू चेन चुपचाप उसके पास आया और चुपचाप चला गया। लू चेन की आकृति कुछ देर के लिए गायब हो जाने के बाद बूढ़ी औरत को अंततः होश आया। उसने अपनी आंखों में आए आश्चर्य को वापस ले लिया और पास ही स्थित गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगी। दिव्य अस्त्र मंडप का मुख्यालय अब केवल कुछ महलों वाली 3 मंजिला इमारत नहीं रह गया था। इसके बजाय ये एक बड़ी इमारत थी जो लगातार ऊपर नीचे हो रही थी और कम से कम कुछ 100 मीटर जमीन पर फैली हुई थी। बेशक इमारत के सामने वाली इमारत अभी भी 3 मंजिला थी। ये दिव्य शस्त्र मंडप जैसा ही दिखता था, लेकिन इमारत बहुत बड़ी थी। इसके अलावा प्रवेश द्वार के ऊपर लगी पट्टिका पर अब 3 शब्द दिव्य शस्त्र मंडप नहीं लटके थे। इसके बजाय मीनार के बाईं ओर एक बर्फ सफेद जेड पट्टिका थी और उस पर ये 3 शब्द खुदे हुए थे। दोपहर में जैसे ही तांग हुआन दिव्य हथियार मंडप के सामने पहुंचा, उसने जेड टैबलेट को देखा। जेड की पट्टिका 2 मीटर ऊंची थी और 3 चमकीले लाल निशान असाधारण रूप से आकर्षक थे। इनमें से प्रत्येक रून में एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति समाहित थी, जो किसी के भी हृदय को कांपने पर मजबूर कर देती थी। इस समय सैकड़ों और हजारों आकृतियां पहले से ही जेड टैबलेट के सामने एकत्र हो चुकी थीं। वह लगभग 23 या 24 वर्ष की आयु का एक युवक था, जिसकी त्वचा कोमल, चेहरे की सुंदरता, कपड़े बर्फ से सफेद और चाल ढाल आकर्षक थी। यदि उसकी सपाट छाती और स्पष्ट रूप से दिखने वाला पेट न होता, तो संभवतः अनगिनत लोग उसे एक महिला के रूप में देखते। सफेद वस्त्र पहने वह आदमी एक पेड़ की तरह था जो बाकी पेड़ों से अलग दिख रहा था। वह अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए था और चुपचाप अपनी नज़र जेड स्मारक पर गड़ाए हुए था। आसपास के लोग भी अपनी सांस रोककर बैठे रहे और कुछ भी नहीं बोले। वे क्या कर रहे हैं? तांग हुआन ने संदेहपूर्वक उस स्थान का जायजा लिया। यद्यपि वह श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति के सुंदर रूप को देखकर आश्चर्यचकित था, फिर भी उसने इसे दिल पर नहीं लिया।
अपने आप से कुछ बुदबुदाते हुए वह दिव्य अस्त्र मंडप की ओर चल पड़ा। मंडप का अंदरूनी हिस्सा खाली था। पलक झपकते ही तांग हुआन ने उस जगह का निरीक्षण कर लिया और पाया कि दिव्य अस्त्र मंडप की तरह ही दरवाजे के पास एक लंबी मेज रखी हुई थी। मेज के पीछे पीले रंग का एक आदमी खड़ा था, जो लगभग 30 साल का लग रहा था। वह अपने पूरे शरीर के बल मेज पर लेटा हुआ था और बिना पलक झपकाए बाहर की ओर देख रहा था। भाई, अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो अंदर जाओ, अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो बाहर जाओ, मुझे मत रोको। तांग हुआन को दरवाजे पर खड़ा देखकर पीले कपड़े वाले आदमी ने कुछ चिंतित होकर कहा। तभी तांग हुआन को होश आया। ये साथी भी जैद स्मारक के सामने की स्थिति को देख रहा था। उसने तुरंत दरवाजे की ओर जाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाए और फिर अपने हाथों को कप के आकार में करके पीले कपड़े पहने आदमी की ओर मुस्कुराया। ये बड़ा भाई, मैं अभी अभी आगे बढ़ा हूँ और आज ही स्वर्गीय फोजिंग सिटी में पहुंचा हूँ। ओ। इससे पहले कि तांग हुआन ने अपनी बात पूरी की, पीले वस्त्र पहने आदमी को लगा कि तांग हुआन क्या कहना चाहता था, और फिर उसने अपने शरीर के नीचे दबाई हुई एक पतली किताब निकाली और उसे एक तरफ फेंक दिया। उन्होंने अपनी स्थिति को देखे बिना ही कहा, अपनी स्थिति लॉग इन करें, फिर बाहर जाकर लाइन में लगें और दाव परीक्षण स्मारक पर अपने उपकरण विधि उपलब्धियों का परीक्षण करें। परीक्षण स्मारक, कतार बांधना। कोट। तांग हुआन चौंकने से खुद को नहीं रोक सका और अवचेतन रूप से उसने भी बाहर की ओर देखा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि अस्त व्यस्त भीड़ के बीच जैद स्मारक के सामने थोड़ी सी जगह बची हुई थी। उस खाली स्थान पर 12 आकृतियां एक छोटी सी कतार में खड़ी थीं। उनमें से कुछ पुरुष थे, कुछ महिलाएं थीं, कुछ बूढ़े थे, कुछ मजबूत थे। तांग हुआन ने अपने दिल में संदेह को दबा दिया, पतली किताब उठाई और उसे देखा। कवर पर न्यू हाई रैंक वेपन रिफाइनर रजिस्ट्रेशन बुक और ईयर ऑफ ग्लोरी 3898 शब्द लिखे थे। एक त्वरित विचार के साथ तांग हुआन एक समझ पर पहुंच गया। यह इस वर्ष के नए उच्च रैंक वाले हथियार परिशोधक के लिए सूचना रजिस्टर था। सोचते सोचते तांग हुआन ने पहले ही पंजीकरण पुस्तिका खोल ली थी। बस हथियार परिशोधक के प्रत्येक रैंक का नाम, मूल, आयु, साथ ही समय लिखें जिसे आपको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होगा। दर्जनों पृष्ठों को पलटने के बाद तांग हुआन ने मेज पर रखा ब्रश उठाया और जल्दी से अपनी जानकारी दर्ज कर ली। लिखने के बाद उसने देखा कि पीले कपड़े वाला आदमी बिना पलक झपकाए बाहर देख रहा था। उसका चेहरा प्रत्याशा से भरा था। तांग हुआन उसे परेशान करने के लिए बहुत आलसी था। उसने पंजीकरण पुस्तक बंद कर दी और जल्दी से बाहर चला गया। जब तांग हुआन काफिले के पीछे खड़ा हुआ तो उसने तुरंत कई लोगों की आश्चर्यचकित निगाहें अपनी ओर आकर्षित कर लीं। आखिरकार तांग हुआन बहुत युवा दिखता था। भले ही उसकी कांस्य त्वचा का रंग उसे बूढ़ा दिखाता था, फिर भी उसने लोगों को यह एहसास दिलाया कि वह 20 साल का भी नहीं है। जहां तक इस समूह के अन्य 12 लोगों की बात है, उनमें से सबसे वृद्ध व्यक्ति के सिर पर बहुत सारे सफेद बाल थे तथा वह कम से कम 60 से 70 वर्ष का लग रहा था। जहां तक सबसे छोटे बेटे की बात है तो वह भी 35 वर्ष से अधिक उम्र का था। छोटे भाई, तुम गलत जगह पर खड़े हो, तांग हुआन के सामने वाले व्यक्ति ने पलटकर उसे कुछ असंतोष के साथ याद दिलाया। वह एक मध्यम आयु का व्यक्ति था और उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वह लगभग 46 या 17 वर्ष का होगा। उसके शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा का हल्का सा आभास मिलता था, जिसका अर्थ था कि वह स्टेज 7 का मार्शल मास्टर भी था, जिसने एक स्पिरिट पिल को संघनित कर रखा था। मैंने कोई गलती नहीं की, तांग हुआन हंसा। यहाँ आने से पहले ही उसने अपने शरीर के भीतर नौयांग दिव्य भट्टी और आत्मा गोली को चरम सीमा तक प्रसारित कर लिया था और अपने सामने खड़े दर्जन भर लोगों की एक बार चुपचाप जांच कर ली थी। यदि उसकी इंद्रियां गलत नहीं थीं, तो उनमें से 2 ऐसे होने चाहिए जो 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड हैं और अन्य सभी चरण 7 मार्शल मास्टर से हैं। लेकिन उनकी साधना के स्तर की परवाह किए बिना वे सभी नए उच्च स्तरीय हथियार परिशोधक होने चाहिए। हालांकि तांग हुआन को ये नहीं पता था कि वह अपने टूल्स मेथड अटेनमेंट का परीक्षण कैसे करेगा, लेकिन वह जानता था कि ये सभी चीजें दाव परीक्षण स्मारक के साथ अपने टूल्स मेथड अटेनमेंट का परीक्षण करने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। तथाकथित दाव परीक्षण पट्टिका स्वाभाविक रूप से जैड पट्टिका थी, जिस पर दिव्य शस्त्र मंडप 3 शब्द उत्कीर्ण थे। आप अधेड़ उम्र के व्यक्ति के माथे पर गुस्सा झलक रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह भड़क पाता, भीड़ ने धीमी आवाज में चीख पुकार मचा दी। सफेद वस्त्र पहने वह व्यक्ति जो भीड़ के सामने चुपचाप खड़ा था, अंततः हिला। उसकी उंगली तलवार की तरह हिल रही थी और वह जल्दी से जैड की पट्टिका पर रेखा खींचने लगा। ये देखकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति सहित 12 उच्च श्रेणी के शस्त्र परिशोधक सभी ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान से देखने लगे। आसपास के योद्धाओं की आंखें चमक उठीं। तांग हुआन का ध्यान भी सफेद कपड़े वाले आदमी पर केंद्रित था।
परीक्षा में भाग लेने वाले अन्य 12 शस्त्र परिशोधकों की तुलना में उसकी साधना सबसे मजबूत नहीं थी, लेकिन वह अपने शरीर से जो आत्मिक आभा महसूस कर सकता था वह दूसरों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। इस संबंध में 8वें चरण के 2 मार्शल लॉर्ड भी उनकी तुलना नहीं कर सकते थे। इससे ये देखा जा सकता है कि सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति की आत्मा अत्यंत शक्तिशाली होगी। स्विश। जैसे ही सफेद कपड़े पहने आदमी की दाहिनी तर्जनी और मध्यमा उंगली हिली, एक हल्की सी आवाज गूंजी। इस समय उसकी उंगली की नोक से अत्यंत सघन ज्वाला का एक छोटा सा गोला निकला, जिसकी गर्मी लगातार जेड स्मारक में रिस रही थी। इस समय उसकी उंगली की नोक से अत्यंत सघन ज्वाला का एक छोटा सा गोला प्रकट हुआ, जिसकी गर्मी लगातार जेड स्मारक में रिस रही थी। तांग हुआन ने ध्यान से चारों ओर देखा और थोड़ी देर बाद उसे समझ में आने लगा। तांग हुआन अभी भी ये अनुमान लगाने में असमर्थ था कि दाव परीक्षण टैबलेट कैसे बनाई गई थी, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि टैबलेट के अंदरूनी हिस्से में एक अत्यंत जटिल आत्मा मानचित्र था, जो टैबलेट में दिव्य हथियार मंडप शब्द से बहुत करीब से संबंधित था। नए हथियार परिशोधक को जो करना था वह था आग की लिप्टों की गर्मी का उपयोग करके स्पिरिट मैप को सक्रिय करना तथा 3 शब्दों दिव्य हथियार मंडप की शक्ति का उपयोग करके उसे हवा में मूर्त रूप देना। जिस क्षण उसने ये दाव परीक्षण पट्टिका देखी थी, तांग हुआन को पहले ही महसूस हो गया था कि तीनों रूनों में असाधारण रूप से भयानक शक्ति निहित है। रूनों से जुड़ा आत्मा मानचित्र अत्यंत जटिल था। स्पिरिट मैप को सक्रिय करने के लिए लिप्टों की गर्मी का उपयोग करना और फिर स्पिरिट मैप के प्रतीक में निहित शक्ति का उपयोग करना, जिसका परीक्षण किया जा रहा था वह सिर्फ स्पिरिट मैप का स्तर या उसकी मारक क्षमता की ताकत नहीं थी, बल्कि व्यापक उपकरण विधि सिद्धियां भी थीं। बेशक दाव टेस्ट टैबलेट का पहला परीक्षण स्पिरिट मैप था। नंगी आंखों से देखने पर स्पिरिट मैप इसे बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। ये जांच, निर्णय और यहां तक कि निष्कर्ष निकालने के लिए केवल 3 पात्रों टेस्ट दाव स्टेल और दिव्य हथियार मंडप का ही उपयोग कर सकता था। जितना अधिक वह स्पिरिट मैप्स के बारे में समझेगा, उतनी अधिक रून शक्तियां वह प्राप्त करने में सक्षम होगा। मुझे आश्चर्य है कि दिव्य अस्त्र मंडप द्वारा नए लोगों से इस परीक्षण से गुजरने का अनुरोध करने का उद्देश्य क्या है। ये देखकर कि सामने खड़े दर्जनों लोगों की निगाहें सफेद कपड़े पहने आदमी पर टिकी थीं, तांग हुआन अपने मन में उपहास करने से खुद को रोक नहीं सका। इस टेस्ट दाव स्टेल में स्पिरिट मैप के चिन्ह अत्यंत सघन होने चाहिए। यदि वह ये जानना चाहता था कि स्पिरिट मैप को कैसे निकाला जाए, तो उसे व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच करनी होगी। थोड़ी सी भी गलती से हजारों मील का अंतर पैदा हो जाएगा। अब भले ही वह सफेद वस्त्र पहने आदमी की हर एक हरकत को याद कर ले, तो भी प्रभाव शून्य ही होगा, क्योंकि जब कार्रवाई करने की बारी उनकी आई, तब भी उन्हें सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ा। ची। सफेद कपड़े पहने आदमी की चाल और तेज होती गई और हवा में उसके दौड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। तांग हुआन ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। चूंकि सफेद कपड़े पहने व्यक्ति दाव परीक्षण पट्टिका के लिए परीक्षा में भाग लेने जा रहा था, वह स्पष्ट रूप से एक नव पदोन्नत उच्च रैंकिंग वाला हथियार परिशोधक भी था, लेकिन उसकी उपकरण विधि उपलब्धियां निश्चित रूप से अधिकांश उच्च रैंकिंग वाले हथियार परिशोधकों से ऊपर थीं। ये बहुत संभव था कि वह पहले ही उच्च श्रेणी के हथियार परिशोधक के स्तर तक पहुंच चुका था। तांग हुआन का निर्णय अकारण नहीं था। जब इस दाव टेस्ट टैबलेट का उपयोग उच्च रैंकिंग वाले हथियार परिशोधक के उपकरण विधि उपलब्धियों की ताकत का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, तो कोई भी आकाश में ऊपर लाल आभा से ये बता सकता है। सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति द्वारा लगातार खींचे जाने के कारण लाल आभा कुछ ही समय में कई गुना अधिक प्रबल हो गई। इस समय दाव टेस्ट टैबलेट के पास खड़े लोगों को लगातार फैलती तीव्र गर्मी महसूस हुई। कुछ मार्शल योद्धा जो मंच के बहुत करीब थे, तुरंत पीछे हटने लगे, जिससे भीड़ तुरंत बेचैन हो गई। समय समय पर कुछ धीमी फुसफुसाहटें भी सुनाई दे रही थीं। वह वास्तव में हमारे स्वर्गीय फोजिंग शहर की युवा पीढ़ी के बीच दूसरे स्थान पर आने वाले टूल्स मेथड जीनियस होने के योग्य हैं। उनकी औजार विधि उपलब्धियां संभवतः पहले ही उच्च स्तरीय हथियार परिशोधक की सीमा तक पहुंच चुकी हैं। यह सही है, यह सही है। मेरी गणना के अनुसार एक बार जब यंग मास्टर सू जियान मार्शल लॉर्ड के 8वें चरण में कदम रखेगा, तो उसे तुरंत हथियार शोधन मास्टर के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। तस्क, अभी तो वह केवल 23 साल का लगता है। अधिक से अधिक 2 वर्षों में वह 8वें चरण का मार्शल लॉर्ड और 8वें चरण का हथियार शोधन मास्टर बन जाएगा। कोट। वू कबीले का 1000 साल का इतिहास पहले ही दशकों से खत्म हो चुका है। अब ऐसे सुंदर युवा मास्टर वू यीशन के साथ उनके उत्थान की आशा है। इस तरह के 1000 साल पुराने परिवार के वंश की नींव वास्तव में बहुत गहरी है। भले ही वे कुछ समय के लिए भ्रष्टता में डूब जाएं, फिर भी सुधार का एक दौर आएगा। कोट। वू यिक्सियन। भीड़ की फुसफुसाहट सुनकर तांग हुआन का मन थोड़ा द्रवित हो गया।
फ्यूरियस वेव्स सिटी छोड़ने से एक रात पहले उसने तांग जियोनग से सुना था कि वहां कई कुलीन परिवार थे जिनके पास हजारों साल पुरानी विरासत थी। इन परिवारों में कई असाधारण प्रतिभाएं थीं, लेकिन उन्हें अभी किसी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। हेवनली फोर्जिंग सिटी की युवा पीढ़ी में टूल्स मेथड जीनियस वू यी जियान को दूसरे स्थान पर रखा गया था, इसलिए जो पहले स्थान पर थी वह स्वाभाविक रूप से वह महिला थी जो लंबे समय से दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। बज़। जैसे ही तांग हुआन इस बारे में सोच रहा था, अचानक टेस्ट दाओ स्टेल से एक बहुत तेज आवाज आई। मोनोलिथ के स्थान पर ईश्वर शब्द तुरंत एक अतुलनीय तेजस्वी आभा के साथ खिल उठा और ऊपर आकाश में सघन लाल आभा दृढ़ता से प्रेरित प्रतीत हुई, क्योंकि ये तेजी से विकृत और परिवर्तित हो गई। एक पल में ये एक विशाल देव चरित्र में बदल गया। ये रून लगभग 10 मीटर व्यास का स्थान घेरता था। ये बहुत ही चकाचौंध भरा था, हर किसी की आंखें चकाचौंध हो गईं। यह अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहा और कुछ ही सांसों के बाद ये पिघलना शुरू हो गया। हालांकि उसी समय एक राजसी आभा सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे सभी के दिल हिल गए। 5 लाल रेखाएं। ताकतवर। बहुत बढ़िया। 5, जिसका अर्थ है कि यंग मास्टर हुआई जियान टूल्स मेथड पैलेस में 5 दिनों तक रह सकते हैं। कोट। पहले रून को मूर्त रूप देने के लिए मुझे 5 दिन चाहिए। 3 रून के लिए 15 दिन कोई समस्या नहीं है। पिछले 100 वर्षों में केवल कुछ ही उच्च स्तरीय हथियार परिशोधक हुए हैं जो 15 दिनों तक टूल्स मेथड हॉल में रह पाए हैं, और पिछले 20 वर्षों में ऐसा करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति संभवतः वह ही है। दाओ टेस्ट टैबलेट के लिए उसके परीक्षण के परिणाम में 25 लाल रेखाएं दिखाई देती हैं। हमारे मानव कबीले में उसके जैसी केवल एक ही उपकरण विधि प्रतिभा है। नहीं, अब 2 होने चाहिए। मुझे बताओ, फ्यूरियस वेव्स सिटी के बाद तांग हुआन एक उच्च स्तर के हथियार परिशोधक के रूप में आगे बढ़ा। अगर वह दाओ टेस्ट टैबलेट की परीक्षा देने के लिए यहाँ आता है तो परिणाम क्या होगा? कोट। ये कहना कठिन है कि हम उसे पकड़ पाएंगे या नहीं, लेकिन वह यंग मास्टर यीशन से किसी भी तरह से कम नहीं होनी चाहिए, है ना? कोट। हर कोई बड़बड़ा रहा था, कुछ प्रशंसा कर रहे थे, कुछ विस्मय में थे, और कुछ ने तो तांग हुआन का विषय भी उठाया, जैसे कि वे नहीं जानते थे कि तांग हुआन पंक्ति के अंत में था। उस समय तांग हुआन का ध्यान जेड टैबलेट के निचले दाहिने कोने पर चला गया था। जब उन्होंने भीड़ की बड़बड़ाहट सुनी तो उन्हें एहसास हुआ कि वहां 5 लाइनें थीं जो लगभग 3 इंच लंबी थीं। प्रत्येक रेखा छोटी उंगली जितनी मोटी थी और उसका रंग चमकीला लाल था। क्षैतिज रेखाओं की संख्या वास्तव में टूल्स मेथड हॉल में प्रवेश करने तक के दिनों की संख्या को दर्शाती है। ऐसा लगता है कि उपकरण विधि उपलब्धियों की जांच करने के लिए दाओ टेस्ट टैबलेट का उपयोग करने का यही उद्देश्य है। कोट। तांग हुआन को अचानक एहसास हो गया था, उसने शुरू में बस कुछ रेखाएं खींचने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। आखिरकार टेस्ट टैबलेट पर प्रदर्शित उपलब्धियों का मतलब था कि वह लंबे समय तक टूल्स मेथड मंदिर में रहने में सक्षम होगा। स्विश। वू यीशन नामक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी अंगुलियों से जेड की पट्टिका को दबाता रहा। जेड स्मारक के ऊपर हवा से भगवान शब्द के गायब हो जाने के बाद स्मारक के भीतर से ज्वलंत लाल आभा प्रकट होती रही। ये शीघ्र ही आकाश में ऊपर एक गेंद के रूप में संघनित हो गया तथा समय बीतने के साथ साथ सघन होता गया। समय की और 10 सांसें बीत गईं, और कांपती हुई ध्वनि एक बार फिर पूरी दुनिया में गूंज उठी। बज़। जेड स्मारक के शीर्ष पर सैनिक शब्द शानदार ढंग से चमक रहा था। ऊपर आसमान में पंखुओं की लाल आभा भी तेजी से बदल रही थी और एक क्षण में एक विशाल सैनिक चरित्र भीड़ की दृष्टि में आ गया। खाली जगह में तेज रोशनी फैल गई थी और वह पहले से भी अधिक चमकदार थी, जिससे देखना मुश्किल हो रहा था। और जेड टैबलेट के निचले दाहिने कोने में 7 और लाल रेखाएं थीं। इस बिंदु पर लाल रेखाओं की कुल संख्या 5 से 12 हो गई थी। दुर्जेय। जब पहला रून बनाया गया था तो उसमें केवल 5 लाल रेखाएं थीं, लेकिन दूसरे रून में 7 लाल रेखाएं और जुड़ गईं। यदि मैं स्तर बढ़ाने के लिए तीसरे रून का उपयोग करूं, तो क्या मैं 20 तक नहीं पहुंच पाऊंगा? 20 पैटर्न कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मास्टर वू कई वर्ष पहले 9 मीटर लंबे फ्लेम टोटेम को सक्रिय करने में सक्षम थे। यद्यपि वह 12 मीटर दूर स्थित उस राक्षस से मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वह इस दुनिया में काफी दुर्लभ है। कोट। जब दूसरा रून प्रकट हुआ तो उसकी शक्ति वास्तव में पहले रून से कहीं अधिक थी। तुरंत ही आसपास से चीख पुकार की आवाजें गूंजने लगीं। तांग हुआन के सामने नए उच्च रैंकिंग वाले हथियार रिफाइनर, जो दाओ गोलियों का परीक्षण लेने के लिए इंतजार कर रहे थे, एक ईर्ष्यापूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सके। ये दृश्य देखकर तांग हुआन भी आश्चर्यचकित हो गया।
उनके अवलोकन के अनुसार टेस्ट टैबलेट पर चाहे स्पिरिट मैप को कैसे भी खींचा जाए, रून्स के भीतर निहित शक्ति सक्रिय हो जाएगी। हालांकि जितना अधिक स्पिरिट मैप और रून्स मेल खाते हैं, उतनी अधिक शक्ति सक्रिय हो सकती है। तार्किक रूप से कहें तो पहली बार जब उसने इसका प्रयोग किया था तो उसका शक्ति सूचकांक 5 होना चाहिए था, और दूसरी बार भी 5 होना चाहिए, शायद इससे भी कम। अप्रत्याशित रूप से वुयिक्सियन का प्रदर्शन बेहतर और बेहतर होता गया, और जेड स्मारक पर प्रदर्शित शक्ति सूचकांक भी घटने के बजाय बढ़ गया। हेवनली फोर्जिंग सिटी की युवा पीढ़ी के बीच नंबर 2 प्रतिभाशाली व्यक्ति कहलाने में सक्षम होने के कारण वह वास्तव में एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था। यदि वह अपनी शक्ति का उपयोग तीसरे रून को प्रकट करने के लिए कर सके और थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर सके, तो वह लाल रेखाओं की कुल संख्या को 20 तक पहुंचाने में सक्षम हो सकता है। 20 लाल रेखाओं का मतलब था कि वह 20 दिनों तक टूल्स मेथड मंदिर में रह सकेगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अन्य नवोन्नत हथियार परिशोधक ईर्ष्या से भरे हुए थे। तांग हुआन ने जल्दी से सोचा, और थोड़ी देर बाद उसने एक और शक्तिशाली क्यूई को महसूस किया। यह हवा में था। शब्द सैनिक पहले ही तुरंत पिघल चुका था और पत्थर की पट्टिका से एक नई लाल क्यूई प्रकट हुई। यह ऊपर तैरने लगी और लगातार ऊपर आकाश में एक गेंद के रूप में संघनित होती रही। 1000 से अधिक लोगों की निगाहों के सामने वुयिशन शांत और संयमित रहा। उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगी और उसकी मधुर आवाज सबके कानों में धागे की तरह गूंजने लगी। कुछ ही देर बाद वुयिशन की हरकतें बिना किसी हिचकिचाहट के अचानक बंद हो गईं। बज़! अचानक हवा में एक तीव्र कांपती हुई आवाज गूंज उठी, मानो उसके कान के पर्दे भी टूट गए हों। इस विशाल ध्वनि के साथ एक चमकदार और चमचमाती चमक थी, जो किसी को भी चकित कर देती थी। ठीक उसी क्षण जब शब्द मंडप प्रकाश की करोड़ों किरणों में विस्फोटित हुआ, ऊपर आकाश में लाल क्यूई का वह गोला एक विशाल मंडप में इतनी तेज गति से परिवर्तित हो गया कि उसे नंगी आंखों से देख पाना मुश्किल था। वुयिशन की उंगली के नीचे 3 शब्द भगवान, हथियार और मंडप, जो हवा में मूर्त रूप ले लिए, पहले वाले से अधिक बड़े और चमकदार हो गए। सभी ने अवचेतन रूप से जेड स्मारक के निचले दाहिने कोने की ओर देखा। अगले ही पल भीड़ में से एक जबरदस्त आवाज फूट पड़ी। क्या तुमने देखा? 21। ये वास्तव में 21 है। कोट। ये दुख की बात है कि पहला रून थोड़ा कम है, अन्यथा ये कुछ वर्ष पहले की 25 लाल रेखाओं के समान स्तर पर होता। युवा मास्टर जियू जियान वास्तव में युवा मास्टर जियू जियू हैं। मैं प्रसन्न हूँ। प्रशंसा। यदि मैं भविष्य में उच्च स्तरीय हथियार परिशोधक तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊं, तो मैं 10 लाल रेखाओं तक पहुंचने पर हंसी से मर जाऊंगा। कोट। इस बूढ़े आदमी की बारी जल्द ही आ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिनों में मंदिर में प्रवेश कर पाऊंगा। कोट। सभी लोग एक साथ बातें करने और चिल्लाने लगे। जब नए उच्च रैंकिंग वाले हथियार परिशोधक ने वुयिक्सियन को देखा, तो उनकी आंखें और भी अधिक जल उठीं। तांग हुआन अपने दिल में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। यद्यपि उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत रूप से दाओ टेस्ट टैबलेट की जांच नहीं की थी और इसके बारे में उनकी समझ उन परिस्थितियों तक ही सीमित थी जिन्हें उन्होंने महसूस किया था, और इसके आधार पर उन्होंने जो अनुमान लगाए थे, वे भीड़ की प्रतिक्रिया से बता सकते थे कि शक्ति सूचकांक संख्या 21 पहले से ही बेहद चौंकाने वाली थी। कुछ ही क्षण बाद प्रकाश लुप्त हो गया और प्रतीक भी लुप्त हो गया। सभी दिशाओं में और भी अधिक शक्तिशाली आभा फैल गई। जेड टैबलेट के निचले दाहिने कोने में 21 लाल रेखाएं भी तुरंत गायब हो गईं। अच्छा, ठीक है। दिव्य हथियार मंडप के अंदर पीले कपड़े पहने आदमी जो मेज पर लेटा था, उसके चेहरे पर प्रशंसा की भावना थी। उसने कुछ बार जोर से ताली बजाई, फिर पंजीकरण पुस्तक खोली, उस पर वुयिक्सियन के नाम वाला पृष्ठ ढूंढा और लाल रेखा दर्ज की। अभी भी थोड़ी कमी है। वुयी जियान अभी अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं लग रहा था। अन्य लोगों ने शायद उसकी आवाज नहीं सुनी होगी, लेकिन तांग हुआन ने उसके मुंह से निकलने वाले मच्छर जैसे स्वरों को ध्यान से पकड़ लिया था, और निश्चित रूप से जब वह मुड़ा, तो हालांकि उसका चेहरा एक सौम्य और परिष्कृत मुस्कान से भरा था, उसकी आंखें जो रात में सितारों की तरह काली और चमकदार थीं, अछूत अफसोस से भरी हुई थीं। तांग हुआन ने अनुमान लगाया कि यह वुयिशन कुछ साल पहले की 25 लाल रेखाओं को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। यह इस तथ्य से देखा जा सकता है कि उसके पास एक चरम स्तर के 7वें चरण के मार्शल मास्टर की ताकत थी, साथ ही एक हथियार शोधन मास्टर के करीब की ताकत भी थी। जैसे ही वह भीड़ की ओर मुखातिब हुआ, उसने अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और प्रशंसा, कौतूहल, ईर्ष्या और जलन से भरी निगाहों के बीच से बाहर चला गया। ये स्पष्ट था कि वह तांग हुआन की उम्र से भी हैरान था। हालांकि एक पल में उसका थोड़ा सा आश्चर्य धुएं की तरह हवा में गायब हो गया था। वह शायद दूसरों की तरह ही था, और उसने सोचा कि तांग हुआन गलत जगह पर खड़ा था। अफसोस की बात है, यदि पहला रन बेहतर प्रदर्शन करता तो मैं उस लड़की को पकड़ सकता था।
दिव्य शस्त्र मंडप के शीर्ष पर खिड़की के सामने हरे रंग के कपड़े पहने एक 50 वर्षीय बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से अपनी लंबी काली दाढ़ी को सहलाया और थोड़ी अफसोस भरी मुस्कान के साथ उसने धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि मेरा नुकसान कुछ ज्यादा ही भारी है। जब मैंने हमला किया तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था, यही कारण है कि मैं कानून के रास्ते में अपना कौशल पूरी तरह से प्रदर्शित करने में असमर्थ था। अगर मैं उस लड़की को पकड़ने में कामयाब भी हो जाऊं तो भी उन दोनों के बीच काफी बड़ा अंतर है। बगल में खड़े एक लंबे और मजबूत बुजुर्ग व्यक्ति ने नीचे देखा और हंसते हुए कहा, उस लड़की की हरकतें हमेशा से ही आवेगपूर्ण रही हैं। जैसे ही वह स्टेज 7 मार्शल मास्टर तक पहुंचेगी, वह तुरंत उच्च स्तरीय हथियार परिशोधक मूल्यांकन से गुजरेगी और मूल्यांकन पास करने के बाद वह आराम नहीं करेगी और फिर दाव परीक्षण स्मारक परीक्षण शुरू करेगी। ये जियान 2 या 3 साल पहले एक उच्च स्तरीय हथियार परिशोधक तक आगे बढ़ने में सक्षम थी, लेकिन वह केवल उच्च स्तरीय हथियार परिशोधक के परीक्षण में भाग लेने और दाव टैबलेट के परीक्षण से गुजरने के लिए आई थी। यदि वह छोटी बच्ची भी ऐसा ही करे तो 25 लाल रेखाओं और 30 लाल रेखाओं की बात भूल जाइए, कोई समस्या ही नहीं होगी। कोट, यह सच है। ये सुनकर हरे कपड़े पहने बूढ़ा व्यक्ति अपना सिर हिलाए बिना और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बहुत कम लोग उस लड़की की प्रतिभा और कड़ी मेहनत की तुलना कर सकते हैं। हालांकि भले ही वह उस छोटी लड़की की तुलना न कर सके, फिर भी उसके लिए दूसरों से आगे निकल जाना कोई समस्या नहीं होगी। अभी भी 13 लोग बचे हैं जिनका परीक्षण होना बाकी है, इसलिए यिक्सियन से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। कोट, आवश्यक रूप से नहीं, लंबे और मजबूत बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, फिर उसकी नज़र नीचे खड़े समूह पर पड़ी। कुछ क्षण बाद वह आश्चर्य से बोला, अजीब है, आखिर में वह आदमी। मैं तो उसकी आभा का लेशमात्र भी अनुभव नहीं कर सकता। क्या वह भी उच्च श्रेणी का हथियार परिशोधक है? यह मेरी बारी है। पंक्ति में सबसे आगे नीली पोशाक पहने लगभग 60 वर्षीय एक वृद्ध व्यक्ति आगे बढ़ा और चेहरे पर घबराहट और प्रत्याशा के मिश्रण के साथ दाव टेस्ट स्मारक के सामने खड़ा हो गया। नीले वस्त्र पहने बुजुर्ग उन 2 मार्शल लॉर्ड्स में से एक थे जिन्हें तांग हुआन ने पाया था। हालांकि इस दाव परीक्षण पट्टिका ने व्यक्ति की साधन विधि उपलब्धियों का परीक्षण किया। हालांकि एक मजबूत साधना उसे एक निश्चित सीमा तक बढ़ाने में मदद कर सकती थी, लेकिन प्रभाव स्पष्ट नहीं था। यदि उपकरण विधि उपलब्धियां सामान्य थीं और उनका प्रदर्शन बराबर था, तो 8वें चरण का एक मार्शल लॉर्ड एक अतिरिक्त लाल रेखा के साथ चरण 7 मार्शल मास्टर के समान डरावना हो सकता है। बहुत जल्दी नीले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपनी हथेली जेड डिस्क पर रख दी। अगले ही क्षण वृद्ध व्यक्ति की हथेली के चारों ओर हवा में एक हल्की लहर दिखाई दी, जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था, मानो असीम वास्तविक क्यूइजेड टैबलेट में प्रवेश कर रही हो। नीले लबादे वाले इस बूढ़े व्यक्ति के प्रति आसपास की भीड़ की उत्सुकता स्पष्ट रूप से वू यीशन की अपेक्षा कम थी। भीड़ में सभी लोग वू यीशन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वे कभी कभी नीले वस्त्र वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर देख लेते थे। वे पहले की तरह वू यीशन के परीक्षण पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे थे और तांग हुआन और वू यीशन के बारे में अधिक से अधिक चर्चाएं हो रही थीं। ये शब्द सुनकर तांग हुआन को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। छी! काफी देर के बाद नीली पोशाक पहने बूढ़ा आदमी अंततः चलने लगा। उसकी उंगली पर ज्वाला संघनित होने लगी और गर्मी जेड टैबलेट में रिसने लगी। उसकी गति धीमी नहीं थी और वह इससे काफी परिचित भी था। ये देखा जा सकता था कि कानून के रास्ते में उनका कौशल खराब नहीं था, लेकिन पिछले वू यिक्सियन के अद्भुत प्रदर्शन के साथ नीले पोशाक वाले बूढ़े व्यक्ति के लिए किसी की रुचि जगाना मुश्किल था। यहां तक कि नए उच्च श्रेणी के हथियार परिशोधक भी उसकी एक झलक पाने में असमर्थ थे। पहले रून को मूर्त रूप देने में वू यिक्सियन से भी अधिक समय लगा। हालांकि रून के आकार या इसके द्वारा उत्सर्जित चमक या इसके विलुप्त होने पर उत्सर्जित होने वाले आभा के उतार चढ़ाव की परवाह किए बिना ये वू यिक्सियन के साथ अतुलनीय था। अंत में दाव परीक्षण स्मारक के निचले दाहिने कोने पर केवल 3 लाल रेखाएं दिखाई दी। जब 3 रन साकार हो गए तो नीचे दाहिने कोने में लाल रेखा बढ़कर 10 हो गई। इसका मतलब यह था कि वह 10 दिनों तक टूल्स मेथड हॉल में रह सकते थे। नीली पोशाक पहने बूढ़ा आदमी इस परिणाम से स्पष्ट रूप से काफी संतुष्ट था। भीड़ से बाहर निकलते समय वह जोर से हंसा। अगली पंक्ति में एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी। उसका प्रदर्शन नीली पोशाक पहने बुजुर्ग की तुलना में थोड़ा खराब था और उसके आसपास के लोग और भी अधिक उदासीन थे। कुछ ही समय बाद मध्यम आयु वर्ग की महिला के परिणाम सामने आ गए, जिसमें केवल 8 लाल रेखाएं शेष थीं। यद्यपि वह नीली पोशाक वाले बूढ़े आदमी से केवल 2 गुना कमजोर थी, फिर भी उसकी मानसिकता उस बूढ़े आदमी जैसी नहीं थी। अंत में उसका चेहरा पूरी तरह काला हो गया। जब वह भीड़ से बाहर निकली तो उसकी नज़र लाइन के अंत में खड़े तांग हुआन पर पड़ी।
हलचल भरी बुदबुदाहट के बीच एक के बाद एक नए उच्च रैंकिंग वाले हथियार परिशोधक आगे बढ़े। 9 डाउन्स, 8, 6, 9, 7। लगभग 1 घंटे बाद 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड की ताकत के साथ एक और नया योद्धा अंततः कार्रवाई करने लगा और एक छोटी सेना तैयार हो गई। वह काले कपड़े पहने एक मध्यम आयु का आदमी था। यद्यपि उनकी उपस्थिति सामान्य और अगोचर थी, फिर भी उनकी उपकरण विधि उपलब्धियां नीली पोशाक पहने बुजुर्ग व्यक्ति से कहीं अधिक थीं। जब पहला रून प्रकट हुआ तो जेड टैबलेट की सतह पर 5 लाल रेखाएं दिखाई दी। ये रून वू यिक्सियन के बराबर था। जैसे ही परिणाम सामने आया, आसपास के दर्शकों की दिलचस्पी तुरंत जागृत हो गई। दुर्भाग्य से काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का प्रदर्शन वू यिक्सियन की तरह बेहतर नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत ये बदतर और बदतर होता गया। जब दूसरा प्रतीक प्रकट हुआ तो वहां केवल 4 लाल रेखाएं ही शेष रह गईं। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के अंतिम परीक्षण का परिणाम 14 लाल रेखाएं थीं। यद्यपि इस परिणाम की तुलना वू यिक्सियन की 21 लाल रेखाओं से नहीं की जा सकती, फिर भी ये नवोन्नत से कहीं आगे निकल गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि आसपास कोई भी उसे पहचानता नहीं था। संभवतः वह तांग हुआन के समान ही था, जो हाल ही में ग्लोरी महाद्वीप के दूसरे भाग से स्वर्गीय फोजिंग सिटी में पहुंचा था, जो एक नवोन्नत उच्च स्तरीय हथियार परिशोधक था। काले वस्त्र पहने मध्य युग के बाद के उच्च रैंकिंग वाले हथियार परिशोधक सभी ने दयालु और परोपकारी उपस्थिति प्रदर्शित की थी। अनजाने में तांग हुआन के सामने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी दाव परीक्षण स्मारक की ओर चला गया था, लेकिन परीक्षण के लिए इंतजार कर रहे समूह में केवल तांग हुआन ही बचा था। तांग हुआन के अनुमान के अनुसार इस तरह का परीक्षण कभी कभार आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने मूल्यांकन के लिए अभी अभी आखिरी ट्रेन पकड़ी है। यदि तांग हुआन को कल फिर से दिव्य हथियार मंडप में आना पड़ा तो उसे थोड़ी देर इंतजार करना होगा और नए उच्च रैंकिंग वाले हथियार परिशोधक के साथ मूल्यांकन में भाग लेना होगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की उपलब्धियों की तुलना काले रंग के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से नहीं की जा सकती थी, लेकिन फिर भी इसे थोड़ा मजबूत माना जाता था। 3 प्रतीकों के प्रकट होने के बाद 9 लाल रेखाएं थीं। आज की परीक्षा खत्म हो गई है। चल दर। एक ही दिन में 80 हथियार परिशोधकों में से युवा मास्टर जू जियान के अलावा 5 अन्य ऐसे थे जिन्होंने परीक्षण पास कर लिया था। ये परिणाम पिछले कुछ महीनों की तुलना में काफी अच्छा है। मुझे आश्चर्य है कि टूल्स मेथड हॉल में प्रवेश करने के बाद उन्हें क्या लाभ होगा। कोट। भीड़ खुशी खुशी बातें करते हुए तितर बितर हो गई। हालांकि तांग हुआन हमेशा समूह के पीछे खड़ा रहता था, फिर भी किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। वह लड़का ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई उच्च पदस्थ हथियार परिशोधक हो, जिसकी उम्र 20 वर्ष भी नहीं थी। ये कैसा मजाक था? क्या वह सोचता था कि वह फ्यूरियस वेव्स सिटी का टूल्स मेथड और मार्शल डाओ का महारथी तांग हुआन था? जेड स्मारक के सामने खड़ा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति 9 लाल रेखाओं के परिणाम को लेकर काफी उदास था। जब वह एक आह भरते हुए भीड़ से बाहर निकला तो वह पीछे मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही वह अचंभित हुआ, काले कपड़े पहने युवक ने अपना हाथ उठाया और अपनी दाहिनी हथेली जेड पर टिका पर रख दी। अरे, क्या तुम सोचते हो कि तुम तांग हुआन हो? अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत होश में आया और मन ही मन खींचने लगा। उसकी थोड़ी धंसी हुई आंखों में उपहास और उपहास का खुला भाव था। आसपास के मार्शल योद्धाओं ने भी ये देखा और अवचेतन रूप से वहीं रुक गए। एक एक करके उनकी निगाहें जेड स्मारक के सामने खड़ी आकृति पर टिक गईं। वह बदमाश इस दाव परीक्षण स्टील का उपयोग अपने उपकरण विधि उपलब्धियों का परीक्षण करने के लिए करना चाहता है। क्या वह मजाक कर रहा था? यदि आप अपनी इच्छानुसार आगे बढ़ेंगे तो आपको दिव्य शस्त्र मंडप द्वारा दंडित किया जाएगा। कोट। क्या मैं कुछ देख रहा हूं? क्या कोई और है? यह संभव है। ये लड़का 20 साल का भी नहीं लगता, फिर वह स्टेज 7 का मार्शल मास्टर या उच्च श्रेणी का हथियार परिशोधक कैसे हो सकता है? कोट। यह आदमी थोड़ा अजीब लगता है। ये बूढ़ा आदमी, जो 8वें चरण का एक प्रतिष्ठित मार्शल लॉर्ड है, वास्तव में अपनी साधना को देखने में असमर्थ है। कोट। कुछ क्षण के आश्चर्य के बाद भीड़ जोर से हंसने लगी।